नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी भी 2 दिन के बाद आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। सर बात आज बंगाल से शुरू करेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री वो दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। कल ही आ गए थे वो, और आज उनकी राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीजेपी मुलाकात हुई है। ये दौरा उनका क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी बात 2 मिनट में भी हम आपको बताते हैं। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। थोड़ी देर में फिर वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी उनसे मुलाकात करने वाले हैं, और फिर शाम को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वो कल रात को ही दिल्ली आ गए थे, और उसके बाद वो फिर सीधे गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा हो रहा है दिल्ली का, तो ये इस मायने में एक ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अब वो दिल्ली आए हैं, क्या चर्चाएं होंगी, ये उनके दिल्ली उतरने की जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। और अब शासन जिस तरीके से वो उन्होंने चलाया है, जो भी वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उसकी चर्चा तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है। दूसरा एक बड़ा एस्पेक्ट अब आएगा, शुभेंदु सरकार का जो बजट है वो कैसे चलेगा, और उसमें उनको दिल्ली की सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि उनका जो वो सबसे उनके इकोनॉमिक एजेंडा में एक बड़ा एक वेलफेयर स्कीम थी उनकी, महिलाओं को 3-3 हज़ार रुपये देना, वो उन्होंने शुरू करने का ऐलान कर दिया है, और उसका भी उस भारी दबाव उनके बजट के ऊपर पड़ने वाला है। ज़रूर उनको दिल्ली के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है, उसका एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है जब वो दिल्ली आते हैं, सबसे मुलाकात होती है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मेरे पास है, वो भी मैं आपको अभी दूंगा। ममता बनर्जी की हार हुई, जो उसमें निकल करके उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके वार्ड जो हैं, जहां उनका घर है, उसके आसपास के जो वार्ड्स हैं, वो डेटा बताता है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी है। और इसका एक लार्जर डायमेंशन ये है कि बंगाल जीतने के लिए जितनी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ी थी, उतनी ही मशक्कत वो करेगी बंगाल को बरकरार रखने के लिए अपने पास। एक प्रदीप जी शाम के प्रोग्राम में हमको मिलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका तो एक कमेंट ये था कि आप देखेंगे आने वाले वक्त में, इसको शुरुआत से दे दीजिए, आने वाले वक्त में ये बंगाल जो है, बीजेपी इसको गुजरात बनाने का प्रयास करेगी। मतलब इतना डोमिनेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन वो चाहेगी। बहुत संभावना है, बहुत संभावना लगती है, बहुत संभावना लगती है। और फिर ये 2 एंड हो जाएंगे, पूरब और पश्चिम का। और इसको मतलब समझिए, वैसे भी कल बंगाल का जो मूड है उस हिसाब से भी देख लीजिए कि 15-20 साल तो सरकार चलाना ही चाहिए। वहां तो एक तो यहाँ ट्रेंड रहा है कि भाई 30 साल कांग्रेस रह गई, 30 साल 34 साल लेफ्ट रह गया, 15 साल ममता जी रह गई, और अभी ये 5 साल तो सरकार को अपने जो व्यवस्था है उसके नटबोल्ट ठीक करने के लिए चाहिए। फिर वो अगले 5 साल में कैसे काम करती है, कैसे बनाती है। 5 साल कंसोलिडेशन के हैं, तो वो उस पर काम करना। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल, और जैसा बड़ा बदलाव हुआ है, ये बदलाव इसको केवल ममता जी के खिलाफ नाराजगी के तौर पर ही मत देखिए। कल्चरल या जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसके लिए भी वोट है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक चल सकती है, बहुत कोई गड़बड़ ना हो तो। अब ये क्यों ऐसा मुमकिन है, वो इस हार में उसके जो हैं आपको प्रमाण जो हैं वो दिखाई देंगे। जहां पर ममता बनर्जी रहती हैं, कालीघाट में जहां उनका घर है भवानीपुर में, उस एरिया में 63% वोट शुभेंदु अधिकारी को मिले थे, और 30% वोट ममता बनर्जी को मिला है। कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कई बूथ ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी को 50 वोट से भी ज्यादा नहीं मिल पाए। ये बड़ी टेलिंग स्टोरी है अपने आप के अंदर कि जब पतन होता है ना किसी नेता का या पार्टी का, पराभव जब होता है, तो फिर वो इतना, उसकी स्लाइड का एंगल इतना गहरा होता है कि उसका अंदाजा हमें पहले नहीं लग पा रहा होता है। तो वो इसमें आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बूथ वाइज डेटा जो है भवानीपुर का, वो ये बताता है कि 267 वार्ड बूथ में से 207 वार्ड में जीत हुई है शुभेंदु अधिकारी की। 267 में 207 वार्ड शुभेंदु अधिकारी जीते। ममता बनर्जी का घर जहां पर है कालीघाट का, वार्ड नंबर 273, वो बूथ भी जो है ममता बनर्जी हार गई हैं। यहाँ पर 8,000 वोट से वो वहाँ पर उनको मिले हैं 8,932 वोट मिले हैं शुभेंदु अधिकारी को उस वार्ड में, और ममता जी को मिले हैं 4,284 वोट अपने वार्ड में। 4,000 से कम, 4,000 का वो हो गया, दुगना, 4,000 का लगभग दुगना। और ये जहाँ घर है उसका, भाई जहाँ चीफ मिनिस्टर रहता है वहां तो सब कुछ होता है, वहां के लोग तो शिकायत ही नहीं करते किसी चीज की कभी। यहाँ उल्टा हुआ कि जब बदलाव का तय कर लेती है जनता, तो फिर आपकी कोई मैथमेटिक्स, एपोलॉजी, केमिस्ट्री काम नहीं करती। बदलाव तय कर ले तो फिर सब चीजें
होता। त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। अच्छा, अब ये देखिए कि अब कई वार्ड्स के मैं नाम लेके आपको बताता हूं। हर हर बूथ का, भवानीपुर के हर बूथ में 400 से 700 वोट थे। बूथ नंबर 14 में ममता बनर्जी को 43 वोट मिले हैं, 16 में 42, 20 में 41 वोट, बूथ नंबर 24 45 वोट, बूथ नंबर 77 40 वोट, बूथ नंबर 89 41 वोट, बूथ नंबर 149 44 वोट वहां मिले हैं, 158 नंबर बूथ पर उनको 46 वोट मिले हैं। जहां मिनिमम 400 वोट है, मिनिमम 400 वोट जिस एक बूथ पर होता है, वहां वो 50 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये हालत हो गई थी उनके अपने घर में। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फिर भी बड़ी है, ये उनके घर का डिटेल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है प्रोफेसर साहब। ये बताता है कि बंगाल के अंदर तूफान चल रहा था, आंधी चल रही थी और सब हम लोग इसको देख नहीं पा रहे थे। हम लोग सब कह रहे थे कि 100, मैं भी आंकड़ा मान रहा था कि 160-70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। हमारे बगल में समीर जी कह रहे थे कि 170-75 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, 200 तक भी जाएगी। लेकिन वाकई लोग जब बंगाल से आते थे और कुछ लोग बैठे हुए हमारे साथ कहते थे कि बंगाल मुश्किल है, आप चाहे जो कह लीजिए। कहानी कुर्सी में भी है, सबका अपना अपना आकलन था। और जिस प्रकार के ममता बनर्जी की लड़ने की क्षमता, तेजस्विता और जो सड़क की लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता थी, उसमें वाकई लगता था क्या इतना वाकई ऐसा परिवर्तन होगा। लेकिन जो लोग वहां से मिलते थे सौरभ, और मैं शुरुआत से बार बार कॉन्फिडेंटली बोलता था बीजेपी बंगाल जीत रही है, कितनी जीतेगी, कितना आएगी मुझे नहीं, कितनी आगे तक जाएगी इसका मुझे आकलन नहीं था। लेकिन ये जो पैटर्न आप दिखा रहे हैं ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। इसका मतलब जिसे कहते हैं ना, एक गांव देहात में कहावत होती है, लोग पहले से भरे पड़े थे, समझे कि नहीं? बिल्कुल। जब कहते हैं ना बाबरी मस्जिद टूटा था तो अशोक सिंघल जी से पूछा गया था कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा दिस इज द पेंट अप फीलिंग ऑफ द हिंदूज। माने बहुत दिनों से घनीभूत जो अंदर से भरा हुआ था ना, वो एकाएक विस्फोट कर गया। वो ये चुनाव में देखा, ये इस चुनाव में विस्फोट किया है। हिंदुओं ने और बंगाल की वोटरों ने, हिंदू खास ममता से भुने हुए पड़े हुए थे। और जैसे ही ये मौका लगा कि अब ये फेयर है, अब हम पर कोई मारपीट करने वाला नहीं है, अब हमको कोई आकर के गले पर दबा करके हमको वोट देने से रोक नहीं पाएगा, जैसे ही ये सुनिश्चित हुआ, ममता का उन्होंने राजनीतिक यात्रा खत्म। अब लेकिन ममता जी, जैसा आपने भी कहा, लड़ना है वो जानती हैं और वहीं से उन्होंने वो प्रोटेस्ट वगैरह, धरना प्रदर्शन वगैरह सब शुरू कर दिया है। बहुत लोग भविष्यवाणी करने की टीएमसी टूट जाएगी, वहां अब कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट जो है वो दोबारा खड़ी होंगी। क्या बीजेपी को पश्चिम बंगाल को अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखे रहना ये इतना आसान काम होगा? आप मानते हैं कि बंगाल अब लंबे वक्त तक भगवा रहेगा? समीर जी। निश्चित रूप से उसमें कोई दोहरा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार जहां सरकार बनाती है, बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होता है। और बंगाल तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत मतलब एक संवेदनशील राज्य रहा है। एक लंबे संघर्ष भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहले कम्युनिस्टों के साथ करती रही। जनसंघ जब था तो वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ता रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, उसके बाद वो कम्युनिस्टों के खिलाफ वहाँ लड़ती रही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से बंगाल को अपने दिल और दिमाग पर लिया था कि जीतना है, अब वो ममता बनर्जी के लिए या कांग्रेस के लिए या लेफ्ट के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब हमें जो जनता ने मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को हमें 206 से ले जाकर और आगे लेकर जाना है। और अभी तो ममता बनर्जी से विधानसभा चुनाव हारी है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। आज ममता बनर्जी के 29 सांसद है लोकसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि 42 लोकसभा सीटें आती है। जो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करेगी। और उसी को नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 18 थे, उसके बाद 12 हो गए। ममता बनर्जी 29 है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि 42 राज्य का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, उसके बाद बंगाल 42 सीट का तीसरा बड़ा राज्य है। उस राज्य को भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि 42 में से कम 35 लोकसभा सीटें वहां पर जीते। आप कह रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से कह दूं कि बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि बंगाल को बीजेपी की आदत लग जाए? बिल्कुल, ये करेगी और उसी तरीके से काम करवा जाएगा। अमित शाह पूरा वॉच रखेंगे, पीएम लगातार दौरा करेंगे और बंगाल को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट करेगी। बंगाल हिंदुत्व की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है, ये आप गौर से सुनिए। पहली कौन सी है सर? गुजरात। कई लोग एमपी कहते हैं। नहीं, जो भी हो, एमपी में बहुत पहले से कार्य था। गुजरात में जिस प्रकार से खड़ा किया गया,
कि जो इनविंसिबल पोजीशन हो गया वो बनेगा बंगाल। आने वाले दिनों में बंगाल वैसा त्रिपाठी जी, मैं एक फाल्टा वाली सीट पर कल जहां उपचुनाव हुआ उसका डेटा मैं आपको बता दूं। कल रिपोलिंग हुई थी वहां पर और करीब 2% वोटिंग बढ़ गई है। यह ठीक उल्टा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हम सर? रिपोलिंग में वोट कम होता है, लोगों का उत्साह कम हो जाता है किसी वजह से। बाईपोल में हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर 88.13% वोट हुआ है। 29 अप्रैल को यहां पर 86.71% मतदान हुआ था। मतलब वही जो कह रहे हैं ना, भरे बैठे थे। उस वक्त लोगों ने शिकायत की कि यहां पर हमें मारा पीटा गया है, बेईमानी करने की कोशिश हुई है, तो उपचुनाव में और ज्यादा लोग निकल के आए। तो वो फीलिंग अंदर से भरी हुई है लोगों के अंदर। टीएमसी का जो उम्मीदवार था जहांगीर खान, उसने फाल्टा से अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था। वो कल कहीं नजर भी नहीं आया, उसके दफ्तर पर ताला लगा हुआ था। उसकी पत्नी जरूर वोट डालने के लिए आई थी, लेकिन चेहरा वहरा सब छुपा करके ये है। खैर, ये प्राइवेट सिटीजन हो गई है तो उनसे कोई शिकायत नहीं किसी की होनी चाहिए। ये लेकिन सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। अभिषेक बनर्जी यहां से 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2021 में विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर की सभी 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। एक और खबर पर मेरी त्रिपाठी जी नजर पड़ी। अब इसमें इस खबर में खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। खबर की हेडलाइन है ये फाल्टा को लेकर के, फाल्टा वोट्स पीसफुली आफ्टर ईयर्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। खबर सुन के आप कहेंगे क्या मतलब, ठीक है, आज अब तो सब यही लिख रहे हैं कि फाल्टा ने सालों के बाद पोस्ट पोल वायलेंस और डर भय के बिना मुक्त होकर के मतदान किया। उसमें अंदर बड़ी डिटेल है, वो लोगों की केस स्टडीज निकाल करके कि पिछले इलेक्शन में एक परिवार का एक व्यक्ति 4 महीने तक अपने घर नहीं आ पाया, उसकी दुकान लूट ली गई, टीएमसी वालों ने उसकी दुकान लूट ली। ऐसे कई सारे उदाहरण दिए गए कि ये होता था इस सीट के ऊपर। खबर मैंने पढ़ी, मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये तो हम पूरे इलेक्शन में सुनते आए थे। खबर जिसने छापी मुझे उस पर है, खबर वही है। खबर किसने छापी? खबर छापी टेलीग्राफ अखबार ने। टेलीग्राफ के लिए मैं बता दूं, ये हुआ है। टेलीग्राफ ने पूरी तरीके से पलटा मारा है। पलटा मारा जानते हैं बताएंगे ना? तो फाल्टा में पलटा। देखिए मतलब फाल्टा में तो जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि ये जो गुंडा बदमाश प्रजाति होती है ना, इनसे कमज़ोर, इनसे डरपोक, इनसे भगेड़ू कोई होता नहीं। जो कल तक कह रहा था कि मैं पाँव पाँव चलूँ तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगा, उसके पाँव ही नहीं नज़र आ रहे हैं, ना हाथ नज़र आ रहे हैं, ना पाँव नज़र आ रहे हैं। वो जहांगीर गायब है। जो अभी ममता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम लोग बात कर रहे थे, अब घर से ज़्यादा कौन अच्छे से समझता है किसी को? मतलब समझिए ना इसको आप, किसी के बारे में किसी का अच्छा किसी का बुरा सबसे अच्छे से कौन समझता है? घर वाले समझते हैं। बहुत दिन तक बचाते हैं, नालायक बच्चा है, गंदा काम करता है, अपराधी है, लोफर हो गया है, लफंगा है। लेकिन जब एक समय के बाद घर में ही उठपटांग काम करने लगता है, अपने ही घर के लोगों को पीटने लगता है, पिता के ऊपर हाथ उठा देता है, माता को अपमानित करने लगता है, बहन के प्रति टिप्पणी करने लगता है, तब घर वाले कहते हैं कि ये तो नालायक न होता तो अच्छा होता। ये हुआ है भवानीपुर में। इसको आप एक लाइन में समझिए। वो सब छोड़ दीजिए, वो डर वाला वो सब कुछ, वो सब बड़ा अच्छा है। लेकिन घर में जब कोई हारता है ना, इसका मतलब यह है कि उसने जो कहा जाता है कि बेसिक कर्टसी होती है कि आप कम से कम अपना घर और 7 पड़ोसी तो छोड़ ही के चलते हैं, वो भी नहीं बचा। और मैं तो जब इस रोड पर गया था, इस सड़क पर जहां ममता जी का घर है, तो घर तो वैसे ही दिखता है। तो उसी वक्त हमारे साथ जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि ये बस ये दिखावा है, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले आपको अभिषेक बनर्जी का साम्राज्य दिखेगा। ये हुआ है। और फाल्टा में जो हुआ वो वही होता है जब कोई गुंडा, जब सरकार अपनी पर आ जाती है, और सरकार से बड़ा कोई होना ही चाहिए। उससे बड़ा कौन हो सकता है? कोई गुंडा उससे बड़ा हो जाएगा। तो दिखाया, और यह भी साबित हुआ कि वहां सरकार और गुंडे वो एक साथ चलते थे, वो कोई अलग अलग एंटिटी नहीं थे। तो आप शेख शाहजहां से लेकर यहां, और अभी तो बीच में कल ही परसों तो आपने चर्चा की थी ना, वो गजब था वो नगर निगम वाला नोटिस। हाँ, फिरहाद हकीम जी, हाँ, बोले हमको नहीं मालूम। वो तो कहे कि जरूरी थोड़ी ना कि सब हमको पता हो, क्लर्क ने भेज दिया होगा। बाईपोल में 2% वोट बढ़ गया। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो स्वाभाविक था। वहां के लोग खुलकर अपना, जिसको कहते हैं ना मताधिकार का प्रयोग, जिसको बार बार उनको रोका जाता था, दबाया जाता था, वो निकल कर आए। तो एक तरह से लोकतंत्र है, उस पर्व की एक तरह से आप, मुझे लगता है ये हाईएस्ट विनिंग मार्जिन की सीट होगी यदि अभी इसका जब डायमंड हार्बर हाँ, वाले, हाँ, होनी चाहिए 11 लाख के करीब वोट जो है। तो फिर डायमंड हार्बर मॉडल टूट गया, ध्वस्त हो जाएगा। तो यहाँ तो कैंडिडेट ही बैठ गया है घर में, कैंडिडेट बैठ गया। इस जीत, इस यहाँ पर जीत में शिकायत शक होना नहीं चाहिए। पिक्चर सोशल मीडिया पर सर, एक लाइन में। अच्छा,
यदि ये सीट यदि वो जहांगीर शेख जीत जाता है तो डायमंड हार्बर मॉडल नहीं, जीत अगर गया जीत जाता है तो फिर डायमंड हार्बर मॉडल है। टेक्निकली अभी वो ईवीएम के हाँ, वो अंदर कैंडिडेट है। हाँ, हाँ। लेकिन सर एक Technically बड़ी वो अच्छी candidate पिक्चर दिखी थी मुझे बड़ी अच्छी पिक्चर दिखी वहां वो दिख रहा है कि बड़ी अच्छी जगह है, किनारा कोई ड्राइव टाइप का जैसे मरीन ड्राइव होती है उस टाइप का दिख रहा है, और वहां लिखा हुआ आई लव डायमंड हार्बर, और उस पे सारे पे भाजपा के झंडे लगे। बहुत अच्छी पिक्चर अच्छा, सोशल मीडिया पर वायरल। नाम वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद अभिषेक ने कम से कम 20 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठा अभिषेक का, बिना पूछे पार्टी से उसने निर्णय ले लिया। और अभिषेक का इतना करीबी आदमी अगर जहांगीर अपना नाम विड्रॉ कर रहा है बिना पूछे पार्टी से, और पार्टी के नेताओं से बात नहीं कर रहा, तो आप सोचिए पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और आने वाले दिनों में कितने लोग इस तरीके से फैसला लेंगे। कल ही विधायक दल की बैठक कुछ लोगों को बुलाया था, 15 से 20 विधायक पहुंचे नहीं बैठक के अंदर नहीं पहुंचे। कई सांसद ममता बनर्जी से मिल नहीं रहे, तो यह संकट ममता बनर्जी के लिए बड़ा है। चुनाव तो ममता बनर्जी हार गई, पार्टी बचा के रख पाएगी नहीं रख पाएगी, सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं, मुझे स्पष्ट लगता है कि नहीं बचा पाएंगी पार्टी। नहीं बचा पाएंगी का मतलब क्या? मतलब क्या सांसद टूटेंगे, विधायक टूटेंगे, सांसद विधायक टूटेंगे, और ममता बनर्जी अब उस जगह नहीं खड़ी कि फिर से पार्टी खड़ी कर सके। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप केसीआर का उदाहरण लीजिए, शरद पवार का उदाहरण लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये भी अपने जमाने के दिग्गज नेता थे, लेकिन आपका पीक हो चुका। अब ममता बनर्जी का पीक, ममता का पीक 2021 था। मैं बार बार इसको कहता रहा हूं, ये परिणाम जो भी होते, लेकिन ये 2021 पीक था, वहां से वो ढलान पे आई। आप 24 के नंबर को एबरेशन मानिए, ठीक है, वो कोई मतलब उसको आप इस दिशा मत देखिए, उसको चार्ट के तौर पर मत देखिए, वो एक एबरेशन है जो हर चार्ट में होता है 24 का। लेकिन आपने पूरी बात नहीं बताई कि जहांगीर ने अभिषेक का फोन नहीं उठाया, शुभेंदु जी का उठाया कि नहीं उठाया? सर वो तो डेवलप करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि विजय जी विड्रॉ जैसे किया, शुभेंदु को करने की जरूरत नहीं है सर। पता गया हो नहीं, लेकिन एक इसमें मेरा मतलब क्या कहते हैं अब शाहजहां, क्या नाम है इसका, जहांगीर के लेवल के आदमी को शुभेंदु का फोन जाने की कोई जरूरत भी नहीं है करने की जरूरत मतलब विड्रॉ किया। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कहीं उधर मूवमेंट तो हो सकता है ना, पार्टी जब टूट रही हो तो श्रमिक भट्टाचार्य का भी चला जाए, किसी और का भी चला जाए। जहांगीर पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहा होगा किसी तरह से एक बात हो जाए, असली बात क्यों शुभेंदु करेंगे? शुभेंदु के लिए तो मुझे था कि विजय जी कहीं ये न कह दें कि आने वाले दिनों में जहांगीर शेख जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर रही है। तो कोई समय खत्म थोड़ी हो गया आज। मैंने कहा दिया ना कि सोनार बांग्ला सोनार फाल्टा बनाने वाले शुभेंदु जी आ गए तृणमूल से बीजेपी में, तो जहांगीर में क्या जहांगीर क्यों नहीं आ सकता? एनीवे चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ओंकार सरकार अगर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हमारे सहयोगी तो बताइएगा मुझे, उस पे करप्शन कितने चार्जेस? तो शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। आज फ्राइडे है जिसको हम जुम्मा कहते हैं, आज सामूहिक नमाज होती है। बंगाल सरकार की तरफ से सख्त इंतजाम है और ये निर्देश भी हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। शुभेंदु सरकार के ऑर्डर्स हैं कि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होना चाहिए और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब राज बाजार इलाके में इसका असर दिखने लगा है। यहाँ पहले सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी, अब वहां पर सड़कें जो हैं वो खाली दिखाई दे रही हैं। एक बार हम ओंकार के पास चलते हैं। ओंकार, मुझे बताया गया आप उस एरिया में हैं जहां पर अभी कुछ दिनों पहले पत्थरबाजी की घटना भी हुई थी, तो जरा बताइएगा पहले आम शुक्रवार पर जुम्मे की नमाज जो होती थी, क्या आम सड़कों पर दिखाई देते थे लोग, और आज क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? सौरभ जी, सबसे पहले विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। इसके सिर्फ पुलिस ही नहीं, इसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स की तैनाती भी राजा बाजार इलाके में किया गया है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन हालांकि वो तो सड़कों पे पढ़ी ही नहीं गई थी, लेकिन पुलिस के साथ कहासुनी हुई और बहस भी हो गया। तो उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर कैनन भी लगाया गया है ताकि कोई भी अशांति ना हो। मुसलमान समुदाय के लोगों के साथ मैंने बातचीत किया है, उन्होंने जो कहा है कि लॉ जैसे होगा वैसे ही मान के वो चलेंगे। सड़कों पर किसी भी तरह का नमाज नहीं अदा किया जाएगा। और जैसे कि ये जो मस्जिद इलाका है राजा बाजार के, उसके सामने बिल्कुल सामने हम लोग इस वक्त है, तो पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पर सड़कों को रोककर नमाज अदा की जाती थी, लेकिन जब से ये नियम लागू हुआ है तब से उनका कहना है कि ये नमाज जो अदा किया जाता है ये मस्जिद के अंदर में 2 शिफ्ट में किया जाएगा, एक दोपहर 1 बजे और दूसरा
1:45 पर ये नमाज अदा किया जाएगा। पहले ये बताइए तो ओंकार, लॉ अभी जो जहां है, आप लॉ के हैं हिसाब इसी से जो सभी जो आपके चलेंगे। पीछे सड़कें तो, दिख रही हैं, जुम्मे के दिन यहां पर रोड पर नमाज होती थी? जी देखिए, ये जो राजा बाजार से सीधा बाटा जाती हुई जो ये रास्ता आपको विजुअल में नजर आ रहा है, इसी रास्ते के ऊपर कुछ महीने पहले तक यहाँ पर रास्ता रोककर नमाज अदा किया जाता था, स्पेशली फ्राइडे के दिन, यानी कि जुम्मे के दिन। तो आज जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में है। यहाँ पर नमाज सड़कों के ऊपर अदा नहीं किया जा रहा है, मस्जिद के अंदर किया जा रहा है। और जितने भी लोग या नमाजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो अपने जा रहे हैं, अपने मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का जो लॉ लाया गया है, उस हिसाब से मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनको मानते हुए वो नमाज ठीक है। जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर यहाँ पर ओंकार बहुत शुक्रिया आपका, बहुत और शुक्रिया। इसके आपने लिए बड़ी क्लैरिटी से बताया, भी तस्वीर भी दिखा दी कि किस सड़क पर पहले ऐसा हुआ करता था। अब यहां से आपके मन में भी ये सवाल आएगा, जब ये आज हो सकता है तो पहले भी हो सकता था। आज अगर खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने डिसाइड किया, और बड़ी अच्छी बात है, भाई हम शिफ्ट में पढ़ लेंगे नमाज, पहले एक लॉट चला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे बैच में लोग चले जाएंगे, लेकिन मस्जिद में ही पढ़ेंगे, सड़क पर नहीं पढ़ेंगे। तो ये काम पहले क्यों नहीं होते थे? मतलब असुविधा अगर हो रही है तो वो रोड तो ब्लॉक होती ही होगी, चाहे कितनी भी देर इतनी समझदारी होती तो अयोध्या तो कब का बन चुका होता, काशी मथुरा मिल चुके होते। इतनी समझदारी होती तो सर एक सरकारी आदेश ही लगा ना इसके लिए। सर मैं ये कह रहा हूं, नहीं नहीं, कोई आपको फौज तो नहीं लगानी पड़ी वहां पे, लोग खुद ही समझ गए आदेश है, पालन करेंगे। उस समाज में इतनी समझदारी है क्या कि जब सरकार ने कहा नहीं होगा, पहले तो करते थे, पहले तो पता था कि सरकार हमारी, हम जो चाहे वो करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ममता बनर्जी हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्हें पता है कि भाई सरकार वैसी नहीं है, गैर कानूनी काम आप कर नहीं सकते। सरकार ने कह दिया है सड़क चलने के लिए होती है, ना यूपी में आप कर पाए, अब बंगाल में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा आसाम में इसमें भी आपकी दुकानदारी बंद है। एक और फैसला अभी, क्योंकि बकरीद आने वाली है, तो उसमें है गौवंश की की कुर्बानी को लेकर के, उस पर भी रोक है। अच्छा, इस मामले को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट गए थे कई लोग। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश भी आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु सरकार की गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, इसमें पढ़ने से उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो आदेश है कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, वो कायम रहेगी। और चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी पशु की बलि पूरी तरीके से बैन है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया है और कहा है कि ईद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 13 मई को शुभेंदु सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके खिलाफ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ये कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी। कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे। अब इसमें देखिए, एक लेफ्ट के सांसद है मोहम्मद सलीम। सर हैं सांसद अभी या नेता ही हैं? अब तो नहीं है सर। विधानसभा खत्म हो गया उनका। तो वो कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी क्या है, वो सवाल उठा रहे हैं कि इस फैसले से पहले आप थोड़ा सोच लेते, थोड़ा वक्त दे देते। सरकार ने वैसे कोई नया कानून लागू नहीं किया, ये पुराना कानून है, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई नई सरकार आई है, थोड़ा समझाइश का वक्त दे दें लोगों को। सुनते हैं। थोड़ा मंथन करना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था, और लोकतंत्र में विधानसभा में अधिवेशन करके बुलाना चाहिए था। नई सरकार कानून लागू नहीं किया, 1950 का कानून है, और इतने दिन तक जैसा होते आया है कानून के तहत, उसमें सरकार जो है उत्सव के समय, पूजा पार्वण के समय, कुर्बानी के समय कुछ कुछ मामले में विशेष नोटिफिकेशन किया जाता है, एग्जामिशन दिया जाता है, वो कानून के धारा में है, 12 नंबर धारा में है। लेकिन ये जो सरकार को जो लोग मशवरा दे रहे हैं, वो जनता के लिए कुछ काम करने के बजाय किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए वो देखा जाएगा। मोदी जब अरब कंट्री में जाते हैं, सिखों को लेकर बात करते हैं, वहां पे इंडियन बीफ को बेचने का इजाजत है, यहाँ से बेचने का इजाजत है। तो ये हिपोक्रेसी लोग समझ लिए हैं। हमारे यहाँ देखा जाएगा तो ये मुसलमान नहीं, जो हिंदू गोपालक हैं वो लोग सड़क में उतरे हैं। ये उत्तर भारत का गोरक्षक का मामला नहीं है। अब ये जो मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं, इस पर हम लोग भी ब्रेक में बीच में बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं पुराना कानून है, पुराना कानून यही कहता है कि गौवध नहीं होगा, तो फिर वहां क्यों होता था? क्योंकि हुमायूं कबीर ने भी ये बात कही थी कि भाई कुर्बानी तो होगी, गाय की कुर्बानी भी होगी, होती आई है। तो इसका मतलब वो भी अगर एक आदमी इतनी हिम्मत कह रहा है, कहने की हिम्मत कर रहा है, तो मतलब ऐसा होता आया है बंगाल में। ये भी कह रहे हैं हमें ये एग्जाम्पशन दिया जाता था, इसको विधानसभा में डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो वहां लोगों को प्रॉब्लम नहीं है गौवंश की कुर्बानी से, या शुभेंदु अधिकारी सरकार ज्यादा उत्साही इसमें हो रही है? सर नहीं, मैं तो इस पर पहले भी बहुत बार बात होगी और देश भर में हर बार बात होती है ईद उल जुहा पर। एक तो कि सार्वजनिक कुर्बानी, मेरे ख्याल से अब तो देश भर में बहुत सारे हिस्सों में बंदी हो गई है कि सार्वजनिक तौर पे कुर्बानी की जाए।
और गोवध को लेकर भी उसको इस्लाम के साथ जोड़ के यूं नहीं देख सकते, क्योंकि इस्लाम की कोई शर्त में, कानून में या धर्म पालन में गोवध को नहीं शामिल वो किया कह रहे हैं गया। एग्जेम्पशन दिया जाता था यहाँ बंगाल में इसके अब लिए। वो तो वो सरकार जाने की क्या करती थी नहीं करती थी, लेकिन इसको लागू करना, और जब नई सरकार आई है नए तरीके से उसको लागू कर रही है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि क्यों आपत्ति है। और ज़्यादातर लोगों को आपत्ति नहीं होती। मैं बताऊँ, ये बहुत सारे लोग केवल ये दिखाने के लिए भी, जैसे क्या नाम है इनका, हुमायूं कबीर, महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को क्यों जाने की जरूरत बताइए, है? कोर्ट इस गई, पर हाई कोर्ट की रुकवाने कोर्ट की। जाने की जरूरत नहीं है। तो एक सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए जो चीजें बेहतर तरीके से हो सकती है उस पर करना चाहिए, और इसमें कोई जिद की बात नहीं है ना। मेरे को तो नहीं लग रहा कि इनको बड़ा नाराजगी हो रही थी भी मोहम्मद सलीम को सुनते हुए। नहीं, नाराजगी नहीं, इनको तो उठा के जेल में बंद करना चाहिए। क्यों भाई? इस देश को बीमार कर दिया है इन लोगों ने, यही तो बीमारी है ना। आप गौवध को इतना नॉर्मलाइज कर देंगे और महुआ मोइत्रा चली जाएंगी इसके लिए अदालत पे। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा कुछ शर्मसार करने वाला है। भाई आप एक राज्य में वो कह रहे हैं हम एग्जेम्पशन देकर के गौवंश की कुर्बानी कराते मैं थे। यही तो कह रहा हूं कि ये भी होता था बंगाल में। अभी क्या क्या निकल के आएगा जरा कल्पना कीजिए। आप शुभेंदु को कम्युनल कह रहे हैं। शुभेंदु कह रहा है कि कानून के हिसाब से सब काम करें, एक दूसरे की आस्था का सम्मान और सार्वजनिक। ये तो मतलब आज के समय में कौन होगा, कोई बहुत ही विकृत मानसिकता का व्यक्ति होगा तो वो करेगा। कहीं नहीं होता। मैं तो सब छोड़ दीजिए, सार्वजनिक बलि, सार्वजनिक, और यहां तक कि कई बार लोग आ जाते हैं कि हिंदू मंदिरों में भी तो बहुत जगह होती है, लेकिन अब वहां भी धीरे धीरे जो बलि होती थी वो भी खत्म होने लगी। और गाय की बलि, ये तो शर्मसार करने वाला है कि देश के एक राज्य में इसको एग्जेम्प्ट किया जाता था, उसके लिए अलग से कोई कानून बना दिया था, या कुछ भी जो भी करते हैं। आप कम पे रुक रहे हैं। अब वहां से ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है भाई हिंदू किसान बड़े परेशान हो गए हैं। वो जाते हैं मेलों में, अपने पशु मेलों में जाते हैं, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है लेने के लिए, क्योंकि वो कुर्बानी के लिए या कटने के लिए लोग ले जाते थे। देखिए, ये भी बड़ा अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात कही। जहां जहां भाजपा सरकार आती है वहां कहते हैं कि ये दिक्कत हो गई। तो एक तो ये कि आप गाय पाल रहे हैं तो जब तक दूध मिलेगा, जब तक आप उससे कमाएंगे तभी तक नहीं, उसके इतर भी उसकी सेवा करने का साहस रखिए, पहली बात। दूसरा, गाय की हत्या करेंगे, भारत में गाय की हत्या होगी। हिंदू जिसको गौमाता मानता है, कृषि का जो आधार, उसको आप इस तरह से करेंगे। 9 जून को मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे और उनके थर्ड टर्म के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने हर मंत्री के कामकाज का लेखा जोखा लिया है, किस मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, किस रफ्तार से हो रहा है, कितनी फाइलें जो हैं पेंडिंग हैं, कितनी फाइलें निपटाई जा रही हैं, सबकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने ली है। प्रधानमंत्री ने कल दरअसल अपने पूरे मंत्री परिषद की बैठक की थी, सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं, सारे मंत्री थे उसमें। सारे मंत्रालयों में रिफॉर्म पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करें। साथ ही सारे विभागों को ये निर्देश दिए गए कि फाइलों का जल्द से जल्द निपटारा हो, फाइलें पेंडिंग नहीं पड़ी रहनी चाहिए, कम समय में ज्यादा काम, ये उनका मूल मंत्र था। कामकाज में सरलता लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 2047 विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं है, एक कमिटमेंट है, वो भी अटूट कमिटमेंट है, ये बात कही है उन्होंने। और फिर उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को वो जनता के बीच में लेकर के जाएं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है उसके मुताबिक टॉप 5 और बॉटम 5 ये मंत्रालय भी तय हुए, मतलब टॉपर कौन और फिसड्डी कौन। और इसके लिए उन्होंने 2 मापदंड रखे थे। पहला, फाइलों का निस्तारण। फाइलों का निस्तारण का मतलब कि आपके सामने जो मैटर आ रहा है आप कितनी जल्दी उसको क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, पब्लिक ग्रीवांस, जनता की शिकायत, ये किस मंत्रालय ने कितनी बखूबी इसका निपटारा किया। ये 2 पैमाने उन्होंने रखे थे। और जनता की शिकायतों को निपटाने में तेजी जिसने दिखाई है और जिसने अपना काम जल्दी किया है, स्पीड ज्यादा रखी है, वो टॉप 5 में आए हैं। और जिन मंत्रालयों ने फाइलों को निपटाने में सुस्ती दिखाई है, जनता की शिकायतें नहीं सुनी है, वो बॉटम 5 में रखे हैं। कल से ये भी आप खूब चर्चा देख रहे होंगे कि मोदी मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होने वाला है। कल से तो मैंने नाम भी पढ़ लिए, बहुत सारे हैरानी वाले नाम भी, मतलब आपने देखे होंगे बहुत सारे नाम चल रहे हैं। अब नाम लेने का वक्त नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका। कुछ लोगों का नाम ले लीजिए ताकि आगे हो ही नहीं। अब छोड़िए, इसीलिए शायद नहीं ले रहा हूं मैं, बहुत सारे नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन एनीवे, लेकिन इस मीटिंग से आपको लगता है इस मीटिंग में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री कोई ये तो नहीं बताएंगे कि साहब मैं बदलना चाह रहा हूं, आपका काम खराब है, आपका अच्छा है। वो तो ले लिया, रिपोर्ट कार्ड मिल गया। अब वो जैसे बाद में होता है, रिपोर्ट कार्ड तो परीक्षा के बाद ही आता है ना, परीक्षा हो गई, अब रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के बाद जहां बदलाव जरूरी सोचा जाएगा वो वहां किया जाएगा। लेकिन अब उससे आगे की बात सोचिए।
प्रधानमंत्री कल ही सुबह विदेश यात्रा से लौटे थे और सीधे उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग की। 4-4.5 घंटे की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने कहा है 2047 ये विकसित राष्ट्र बनाना है, आप में से भी किसी को अगर ये लगता हो कि ये चुनाव जीतने का नारा है तो आप इस विचार से निकल जाइए। ये नारा नहीं है, ये मैं इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूं। अगर मेरे मुंह से ये कमिटमेंट देश को मिली है तो ये पूरी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना फिर ये जो बदलाव है वो हम करेंगे। सर बिल्कुल ठीक है, इस बात को ज़्यादा जोर दिया गया, जो मेरे को भी पता पड़ा प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 को आप स्लोगन के तौर पर, नारे के तौर पर, पॉलिटिकल नारे के तौर पर मत देखिए कि हाँ ठीक है कह दिया और इसको चलाते रहेंगे, वो नहीं है, इसको टेक इट सीरियसली, वो वाली बात। जो दूसरा आधार आपने बताया कि फाइलों का निस्तारण और शिकायत और टॉप 5 और टॉप बॉटम, तो ये मुझे याद आ रहा है कि आजकल जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। अभी आप बेटे को अपने पीटीएम में छोड़ के आए हैं। हाँ, तो बस वैसा ही है कि वो क्या होता है कि पीटीएम के जब रिजल्ट आता है उससे पहले आजकल ये होने लग गया कि हफ्ते 10 दिन पहले वो कॉपीज़ दिखाने लग जाते हैं कि भाई आपकी ये मार्कशीट, ये जो पेपर आपने किया है ना, ये आप देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं कहना। तो इस बैठक में भी ये बताया गया कि भाई आपकी कॉपीज़ में क्या किया गया है, तो बाकी रिजल्ट तो आपको अपने आप पता पड़ जाता है, उसको तो फिर जिस दिन आएगा वो आ जाएगा। रिजल्ट तो तभी पता चलेगा जब कुछ बदलाव होगा। देखिए, मैं विजय जी से सहमत हूँ। सामान्यतः जितने मंत्री मंडल के जितने सदस्य हैं, 72 टोटल इनके 72 मंत्री हैं, पीएम को मिला के 70, इनके सारे प्रोफाइल, इनके सारे फंक्शनिंग, इनके सारे काम, सारा लेखा जोखा पीएम के पास फाइल बनी हुई होगी। इनकी तो मॉनिटरिंग होती होगी पीएम। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इन सब की जन्म कुंडली, एक एक बारीक चीजें वहां पर पहले से होगी। प्रधानमंत्री सिर्फ उनको क्रॉस चेक कर रहे होंगे, इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, इनके परफॉर्मेंस में कहाँ ये है, सब चीजें। कुछ लोग बताते हैं कि इतनी मोटी फाइलें कई मंत्रालय की पड़ी हुई रहती है, पहले से पता होता है। इसलिए प्रधानमंत्री बात नो नॉनसेंस वाली बात है। यदि आप उनसे साथ मिलने जा रहे हैं, वहां पर यदि तो वो ये लोग वैसे ही डरते भी होंगे जैसे हम अपने मास्टर के सामने डरते। बिल्कुल अब कहने की जरूरत नहीं है। से ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत लोगों की तो हालत इतनी खराब रहती है कि वो मतलब लटपटाते हुए भी दिखते हैं, मानेंगे नहीं। सीरियस नोट पे लेना चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर 4.5 घंटे अपने पूरी मंत्री परिषद के साथ बैठक कर रहा है, ये कोई मतलब आसान बात नहीं। 4.5 घंटे आप सोचिए ना, 4.5 घंटे कोई गप तो हुई नहीं होगी, पता लगा है वहाँ प्रेजेंटेशंस हुई हैं। और विजय जी वो भी तब जब 5 देशों की यात्रा करके बिजनेस ये करके ट्रिप करके आप लौट में क्या होता है सर, आपने तो बहुत कवर किया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नॉर्मली फॉर्मल तरीके से होती है कि ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स पेश कर दी, उसमें भी आधे लोग करते हैं आधे लोग नहीं करते। यहाँ उल्टा हुआ है ना, उनके पास तो सारी रिपोर्ट है ही, आपको उस पर कुछ कहना है तो वो कीजिए। और प्रधानमंत्री आपके प्रेजेंटेशन में एक एक बात पर पूछते हैं। अच्छा, वो बहुत मास्टर थोड़े से ज़्यादा कड़क है कि वो ये नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ आपने ये काम था, हमने ये कर दिया है, ऐसा नहीं है ना। उनके पास तो सारा वो काम है कि कितने % हुआ, कितने % नहीं हुआ, क्या कारण है, कोई कारण ऐसा है कि जिसकी वजह से नहीं हुआ, फंड नहीं हुआ या फंड पड़ा हुआ है, तो वो उसका एक बारीक 4.5 घंटे सच में बड़ी लंबा समय। 71 मंत्री के साथ बैठे थे, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री है, 36 MOS है और 5 इंडिपेंडेंट MOS है। प्रधानमंत्री 4 घंटे बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री के पास सबकी एक एक कुंडली होगी, एक एक रिपोर्ट होगी कि पूरे किस समय से क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और प्रधानमंत्री ने पूरी ली होगी। वे मनमोहन की सरकार थोड़ी है सर कि वहाँ वीरप्पा मोइली को बुलाते हैं, पेट्रोलियम मंत्री को मनमोहन सिंह जी कुछ पूछते हैं तो वो एक शब्द में कह देते हैं कि सोनिया जी को मैंने अपडेट कर दिया है। ऐसा हुआ था। उसके बाद वो ऊर्जा मंत्री बनते हैं, फिर उनसे कुछ किसी मामले में पूछा जाता है, वो कहते हैं राहुल गांधी से आप बात कर लीजिएगा। ये रिपोर्टेड बात है सर। ये वीरप्पा मोइली ने मनमोहन सिंह के मुंह पे कहा था, ऊर्जा मंत्री रहते हुए और पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए। किसी विषय के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बुलाया वीरप्पा मोइली को, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि सोनिया जी को बता दिया मैंने, आप सोनिया जी से बात कर लीजिएगा इस संदर्भ में। तो यह स्थिति थी उस समय प्रधानमंत्री की कि कैबिनेट मंत्री जानता था कि पावर सेंटर कहां पर है, सोनिया गांधी को बता दिया, सोनिया गांधी को अपडेट कर दिया, तो मनमोहन सिंह को बताने की और पूछने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह क्या पूछते होंगे और कैबिनेट मंत्री क्या बताते होंगे, 2004 से 2014 देश की जनता ने देखा है और यही इस कारण कांग्रेस का यह हालत हुआ है। आपके सूत्रों ने क्या बताया त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए कुल मिला के मतलब सारी बात तो आप लोग कर ही चुके हैं, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि कुंडली होगी, बात करेंगे, सामने पूछेंगे कि ये वाला किया कि नहीं किया, वो सब हो चुका है।
पीएम ने टास्क दिया है, जिन मंत्रियों को बचे रहना है वो टास्क की तैयारी करें। जो मंत्री हटेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मंत्री तो हटने ही जा रहे हैं, उन मंत्रियों को अब चूंकि फ्रेम थोड़ा बड़ा होता, बातचीत के चेहरे आते, हंसते मुस्कुराते, शक्ल देख के उस पे बता तनाव, देते आप। तो समझ में आ जाता। क्योंकि ये हुआ है, मतलब बैठक में मुझे जो जानकारी मिली कि ऐसे 2-3 लोगों के ऊपर जो टिप्पणी पीएम ने की है, कल जो टिप्पणी की है वो बड़ी गंभीर टिप्पणी की है, उनके विभाग के काम को लेकर की है, उनके विभाग में जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसको लेकर की है। और चूंकि चर्चा है कि ऐसे लोगों का वो बदला जाएगा, और ये परसों से लेकर अगला हफ्ता ये बड़ा क्रूशियल है बीजेपी। कब होना है फेरबदल? नहीं, फेरबदल कब हो तो जाएगा, जिस दिन वो तय 15 दिन करें। में हो जाएगा। मतलब मैं पहले यहां शुरू कर देता हूं कि मोदी शाह युग में कोई कुछ नहीं जानता, यहां से शुरू करता हूं। लेकिन आपको यूपी बीजेपी टीम आनी है इसी सप्ताह में, वो सबसे पहले आ जाएगी। नेशनल टीम आनी है इसी सप्ताह में, पूरी कैबिनेट बदलनी है, मतलब पूरी, मतलब कि एक बड़ा हिस्सा उसका बदलेगा, वो इसी सप्ताह में। तो मोटा मोटा ये जो अगला हफ्ता और 10 दिन राजभवन भी है है। वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। राजभवन के भी नाम। ठीक है सर, ठीक ये है। उसके बाद फॉलोअप में है सर। मोदी अपने मंत्रियों को नए टास्क दे रहे हैं और रिपोर्ट ले रहे हैं, जवाबदेही तय हो रही है। और ये भी तो अब हम, ये तो चर्चाएं चलती रहती हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं तो तभी से हम लोग भी लग जाते हैं अगले इलेक्शन का क्या होगा, अब 2029 का क्या होगा। देश के एक बड़े सिफोलॉजिस्ट हैं और एक्सिस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप गुप्ता, उनका एक इंटरव्यू हुआ, वो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने कहा चलिए उसको भी लेते हैं, बात करते हैं। कल हमने शायद हल्का सा छुआ भी था उस बात को, तो मैं आज आपको उनका बयान सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जब वन पार्टी डोमिनेंस कभी भी किसी देश में आती है, और भारत में आई है, जब आई है, कांग्रेस की आई है, तो उसने बरसों तक फिर शासन किया है, और फिर चैलेंजर नहीं होता, फिर बहुत लंबे समय तक कोई उसको चुनौती नहीं दे पाता है। वो युग भारत में 2014 में शुरू हो गया था। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 20 साल तक बीजेपी को कोई चुनौती देने वाला दिख रहा है। देखिए, पहले तो लगातार 77 तक कांग्रेस ने रूल किया, 52 से ही बात कर लीजिए, 52 to 77, राइट, 25 इयर्स रफली। उसके बाद फिर दिक्कतें आई, तो एक 20 साल का जो हम एक जनरेशन कहते थे पुराने जमाने में, तो एक 20 साल का ये पीरियड तो रहने वाला। क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ वो लेगेसी इशू भी चलते हैं ना, मिस गवर्नेंस के, तो वो तो रहने वाला है। तो अब 15 हो जाएंगे, 29 की बात कर लें तो 5 साल मुझे लगता है कि कम से कम, और वो पूरे देश को ये मनवाना उतना समय लगेगा। और एट द सेम टाइम जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे भी आता है बाद में। अच्छा, कंफ्यूजन मेरी दूर हो गई मुझे, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद उन्होंने कहा कि यहां से आगे 20 साल बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 2029 34 तक के लिए मैं, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी विल रूल। और अभी 5 साल अगर यहां से कांग्रेस खड़ी होना भी शुरू हो जाए और बीजेपी गलतियां करे अपने पीक पर, हम मान लें कि ये उसका पीक है, हालांकि पीक माना तब जाता है जब सैचुरेशन हो जाए, भाई यहां और कहां जीतोगे, उसको आप पीक कहेंगे ना। बीजेपी के लिए तो अभी काफी पॉलिटिकल जमीन बाकी है जीतने के लिए, दक्षिण भारत पूरा बाकी है। तो अगर ये मान लें कि ये पीक हो गया तो फिर यहां से वो नीचे आना शुरू होगी। साइमल्टेनियसली कांग्रेस को ग्रो करना पड़ेगा, उसमें भी 5 साल लगेंगे। और मतलब 29 के बाद 5 साल, 2030 तक वो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं दिखाई देती। जी त्रिपाठी जी, कुछ कहना है इस पे आपको? नहीं, एक तो ये कि मुझे लगता है कि इनकी बात का कोई महत्व है क्या भाई? नहीं, एक्चुअली कई चीजें टॉक ऑफ द टाउन हो जाती हैं। मैं आगे ले चलूं। मुझे लगा कि एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, एक सर्वे करने वाली एजेंसी के तौर पर ये कुछ टाइमलाइन दे रहे हैं। ये तो वो बात कर रहे हैं जो कोई भी अक्सर बात होती है कि भाई 29 तक हो गया तो 34 तक चल जाएंगे। क्या असल मुद्दा क्या है? क्या उन्होंने अपनी सेंस से डिक्लेयर कर दिया कि 29 बीजेपी जीतेगी। हाँ, वो कर दिया। हाँ। लेकिन ये बात तो हर कोई कह रहा है ना। जिस तरह से 24 के बाद स्टेट इलेक्शन दर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड किया है, तो उसमें बड़ा आसान है। असली बात दूसरी है, क्या सचमुच अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को इसी तरह से रखने की स्थिति में है? इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए, जिसको बार बार कहा जाता है ना, इसको हम लोग भी वो कौन सी थी, कश्मीर फाइल्स थी ना, जिसमें वो था कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। क्या सिस्टम भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर पा रही है? क्या अगले 20 साल तक वो सिस्टम चलने वाला है? क्या इसकी चर्चा बना नहीं भी 12 साल में? नहीं, अभी तो नहीं बना है। क्या होता है उस सिस्टम में? नहीं, सिस्टम का मतलब जैसे आप उसको यूं समझिए कि आप सरकार की बात करते हैं तो सरकार तो जो जीत गया वो हो गया,
लेकिन किसके हिसाब से नैरेटिव बनता है, किसका काम होता है, किसके लोग पावर में दिखते हैं, इसको आप यूं समझिए। अब उसको और थोड़ा सा गहराई में जाएं, किसके पक्ष में ज्यादा वो ये आपने मतलब इस तरह से किया, वो गलत संदर्भों में ले लेंगे। ठीक है, नहीं, मेरा मानना है अभी सिस्टम नहीं बना है, सिस्टम नहीं बना है अभी नहीं बना है। अभी भी सिस्टम जिसको कहते हैं ना कि जो कांग्रेस का इको सिस्टम था वो अभी भी हावी है। तो 12 साल वैसे बहुत होते हैं। देखिए सिस्टम बनाना कि एक तो बता दूं कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वन पार्टी, हाँ, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वहाँ आता है जहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट रहता है, क्योंकि जो भी पार्टी उसको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लीड करती है और उसका कोई भी विरोध आता है तो देशद्रोही घोषित हो जाता है, उसके साथ लोग आ नहीं पाते हैं। और उसका ऑल पैन इंडियन या नेटवर्क खड़ा होता है या पैन कंट्री नेटवर्क खड़ा होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता है, उसको चैलेंज करते करते समय लगता है। इसलिए वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, और इस पर बहुत लिटरेचर आ चुका है। अभी वो स्थिति भारत के अंदर नहीं है, ये फेज वो नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस आप देखो, हम लोग कल ही जिक्र कर रहे थे भाई, पंजाब के अंदर कोई दूसरी सरकार है, हिमाचल के अंदर दूसरी सरकार है, साउथ में चले जाते हैं दूसरी सरकारें हैं। तो उस समय तो जब वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं पर दिखना नहीं था। वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम में दूसरी पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, लेकिन सत्ता नहीं बना पा रही हैं कहीं भी। बिल्कुल। तो वो उसको उसी के लिए बीजेपी अभी उस डोमिनेशन पर नहीं आई। फिर वैसे ठीक है, अभी नॉर्थ में कई चुनाव होंगे, सरकारें बदल सकती हैं। सबसे बड़ी दूसरी बात जो जब हम बात करने लगते हैं ना, आपने ट्रैक को ये कर दिया। दूसरी बात क्या बोल रहे थे आप सोचिए, आप बोलिए समीर। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास ये रहेगी कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। भाई 29 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी है, उसके बाद देश का नेतृत्व कौन करेगा? वो तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने समय तक सत्ता में रहेगी, कितने राज्यों में सरकार बनाएगी, भविष्य में क्या होने वाला है। यह सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय। आइए थोड़ा दुनिया का हाल आपको बताते हैं। सबसे पहले ये युद्ध, ये सीज फायर, अब ये ना सीज फायर खत्म हो रहा है, ना युद्ध हो रहा है और ना शांति हो रही है, पूरा समझौता हो रहा है। और ये बात होते होते 1.5 महीने से ऊपर हो चुका। सीज फायर हुए भी कई हफ्ते बीत चुके हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग में नया क्या है? नया ये होता है, रोज ट्रंप उठते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं तो अपने हवाई जहाज में चढ़ते हैं, उससे पहले मीडिया से बात करते हैं और रोज मैं युद्ध करना चाहता हूं, मैं बम गिराऊंगा, मैं शांति चाहता हूं, मैं एक मौका देना चाहता हूं। सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच क्या कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है या अब युद्ध नहीं होगा, कम से कम बातचीत चलती रहेगी। अब जो कल से नई डेवलपमेंट है वो ये, और इसमें मुझे पढ़ के ये लगा कि अगर यहां तक बात आ गई है तो इसका मतलब कि शायद कोई बात बन रही है, मतलब बनने के करीब है। ईरान के जो एनरिच्ड यूरेनियम जो उसका है 60% से ज्यादा जो उसने एनरिच किया हुआ है, उसी को लेकर झगड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि ये प्रोसेस्ड यूरेनियम जो है ये वो अमेरिका को दे। अच्छा, वो सीधे सीधे ये नहीं कहते अमेरिका को दे, वो कहते हैं इट शुड बी विद अस। अब विद अस का मतलब क्या? भाई आपका कोई सहयोगी भी हो सकता है, या आप सीधे आप कह रहे हो। अब रिपोर्ट ये खलती कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुश्तबा खामेनेई, जिनकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने आज तक युद्ध शुरू होने के बाद से, कि उन्होंने अपने लोगों से ये कहा है कि भाई ये यूरेनियम का भंडार ये किसी भी कीमत पर देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। कल से ये खबर आम जगह चल रही, सब जगह चल रही है। तो अगर नहीं जानी चाहिए तो फिर मतलब बात अब यहीं अटकी हुई है कि उस यूरेनियम का क्या, इतना मान के चले हम, बाकी चीजें इसका मतलब आपने बात कर ली है, इतनी बात रहेगी कि ये जो तुम्हारा यूरेनियम है इसका क्या होगा। अब ये ईरान के पास रहेगा या ट्रंप कह रहे हैं कि हम हर हाल में इसको लेंगे। पाकिस्तान का इसमें एंगल क्या है? पाकिस्तानी लोग जो हैं और कतर, पाकिस्तान और कतर दोनों मिलकर के उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और वो फाइनल ड्राफ्ट अब ईरान को दिखाया गया है और उसमें कतर मेन नेगोशिएटर है। अब वो और कतर के विदेश मंत्री जो थे उन्होंने दौरा भी किया है, अभी पीछे ईरान का दौरा भी किया है। तो एक फाइनल प्रपोजल दे दिया गया है और उसके बाद ये बातें आ रही हैं कि ये एनरिच्ड यूरेनियम ये शायद एक आखिरी मुद्दा है कि इस पर वो तैयार हो जाए देने के लिए, तो शायद सारा मामला खत्म हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। ट्रंप की बात सुनिए। Keep their highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay? तो वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में, वो कह रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको तो हम लेकर के रहेंगे। अच्छा, अमेरिका और ईरान के बीच केवल यूरेनियम पर ही नहीं ठनी हुई है,
हॉर्मुज, असल मुद्दा तो हॉर्मुज है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने पर अड़ा हुआ है और अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने नाकेबंदी को हटाने के लिए तैयार नहीं है। आज खबर यह है कि ईरान हॉर्मुज में टोल वसूलने के लिए सीधे ओमान से बात कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें एक तरफ ऊपर ईरान है और नीचे ओमान है। वो दोनों लोग कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है दोनों के बीच, और ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इस बारे में दोनों देश बात कर रहे हैं। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या ये इस पर ईरान को जो है टोल वसूलने दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, उस पर भी उनकी बात सुन लीजिए आप। Iran is negotiating with Oman to set up a formalization of charging tolls in the Strait of Hormuz. Is that acceptable to you? Well, we're looking at it. We hear about it. They've negotiated. They've had a relationship with them before, and we'll see. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know, with our blockade. The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get through. It's like a steel wall. It's our Navy. We wiped out their. अब क्या मतलब निकाला जाए इन बातों का सर? विजय जी, अब ये जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात आ गई है, अच्छा इसमें आगे मैं आपको एक बल्कि एक दिखाई दीजिए, क्योंकि ये चर्चा हम कर ही रहे हैं, तो रशिया वाली जो बात है वो भी बता दीजिए। कल ये जो शी जिनपिंग के साथ हुई है पुतिन साहब की मीटिंग, उसमें एक बात निकल करके ये आई है कि पुतिन ने उनसे कहा है कि मैं तैयार हूं अगर अमेरिका मान जाए इस बात के लिए कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रशिया में रहे, इसके लिए रशिया तैयार है और उन्होंने ऑफर दिया है। तो ईरान अमेरिका को नहीं देगा, ये हो सकता है, लेकिन क्या वो रूस को दे दे तो ट्रंप इस पर ओके हो जाए? क्या ये इस हद तक अगर बातचीत इस लेवल पे आ गई है तो क्या आपको लगता है नेगोशिएशंस का आखिरी पड़ाव है? ये हम लोग पहले भी इस पर चर्चा की और मुझे लगता है कि ये इसका आखिरी पड़ाव कह लें या निर्णायक पड़ाव जो है ना, वो यही होगा कि यूरेनियम को लेकर अमेरिका, और वो उसमें क्या कि दोनों के लिए वो हो जाए विन विन सिचुएशन। आप ये समझें कि ईरान सरेंडर कर रहा है ऐसा ना लगे और अमेरिका हार गया है ऐसा ना लगे, तो उसके बीच का रास्ता, और वो विद अस का मतलब भी, जब ट्रम्प साहब विद अस कह रहे हैं उसका मतलब है कि भाई आप मत रखिए अपने पास कम से कम, है ना, ईरान के पास नहीं रहने ईरान के पास नहीं रहने देंगे, और ईरान कह रहा है कि हम आपको नहीं देंगे और हम इसको वैसे भी यूज नहीं कर रहे। तो दोनों के लिए एक रेस्पेक्टेबल विन विन सिचुएशन जैसा आ जाए। क्या ट्रंप साहब इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई पुतिन के लिए पास हो जाए या किसी और मीडिएटर कंट्री के पास हो जाए? ये भी हो सकता है। और इसका एक और रास्ता हो सकता है जिसके लिए पता नहीं तैयार होंगे कि भाई कोई गारंटर हो जाए। ईरान की गारंटी कौन लेगा सर? नहीं, गारंटी होती है, मतलब कोई ना कोई बातचीत तो चलती रहती है ना, कि और ऐसा तो नहीं है कि सारे दोस्तों के ऊपर तो बम, दोस्त नहीं मतलब पड़ोसियों तक को तो छोड़ा नहीं। जैसे कतर अभी इसमें मीडिएट कर रहा है, रशिया उनके साथ है, चाइना उनके साथ है, तो कोई गारंटर के तौर पर हो जाए और ये बात हो जाए कि भाई ये जो है यूरेनियम यहाँ रखा रहेगा और इसका यूज हम नहीं कर रहे। ऐसा कोई ना कोई रास्ता जब तक नहीं निकलेगा तब तक नहीं होगा। और उसको आप मान के चलिए कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जैसे जब तक कोई वो नहीं बनेगी डील, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। उसमें हो सकता है 60-40 का हो हिस्सा कि भाई अमेरिका के लिए 60% जैसा आपको विन विन सिचुएशन लगे। इजराइल करने देगा कैसे डील? बताता हूं आपको, खबर आपने छेड़ी दी तो ईरान से जंग के बीच अमेरिका और इजराइल के बीच भी तनातनी की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सियोस की रिपोर्ट है और वो अमेरिका से ठीक खबरें रिपोर्ट करते हैं। ईरान पर हमला रोकने से नेतन्याहू ट्रंप पर नाराज हैं। दरअसल इजराइल किसी भी हाल में ईरान के खिलाफ हमला रोकना नहीं चाहता। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान से डील की बजाय उस पर हमला ही करना चाहिए और इस जो रिजीम है इसको हम किसी भी तरह हटाएं, ताकि ईरान, और नहीं तो कम से कम इतना करें कि ईरान पूरी तरह कमजोर हो जाए, चैलेंज ना कर पाए भविष्य में। नेतन्याहू ने, इनके फोन पर बात हुई है और अब नेतन्याहू अमेरिका भी जाना चाहते हैं। तो ये बताया गया कि एक रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में जो लिखा है अंग्रेजी की रिपोर्ट में, कि फोन कॉल के बाद इजरायली सोर्सेस के हवाले से खबर में लिखा गया कि नेतन्याहूज हेयर वर ऑन फायर, मतलब गुस्से इतना तमतमा गए थे कि बाल जो है चिंगारियां निकल रही थी बालों से, इतने वो गुस्से में थे। वो चाहते हैं युद्ध हो और ट्रंप अब इस वक्त शायद वो नहीं चाह रहे कि मिलिट्री रिस्पांस दिया जाए, बोले वो कुछ भी, लेकिन वो फिलहाल ये चाहते हैं कि ये मामला अगर बिना बम गोली बारूद के निपट जाए तो और बेहतर है। और इसमें क्योंकि अब उनको इतना तो पता चली गया और ये सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान उनका हो गया, 45 जहाज जो हैं वो उनके गिर गए थे। तो उनको पता लग गया है कि भाई आप मिलिटरीली तो ईरान को ऐसा नहीं है कि आप 2-5 हफ्ते के अंदर खत्म कर दोगे, वो आपने करके देख लिया, 2 महीने आप नहीं कर पाए हैं। तो अब इसलिए वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि हमारी भी नाक रह जाए और ईरान भी कुछ कहने लायक हो। त्रिपाठी जी, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, त्रिपाठी। नहीं, देखिए मुझे मतलब इस पर तो हम लोग
लगभग पहले से ही कह रहे हैं कि रास्ता ही निकालने की बात है। और जो ये खबर आई, ये जो इजराइल और यानी एक तरह से कहें कि ट्रंप और नेतन्याहू की बात करें, वो भी इसीलिए है क्योंकि इजराइल शायद उस तरह से नहीं देख रहा है जिस तरह से ट्रंप देख रहा है। ट्रंप निकलने के हर रास्ते खोज रहे हैं और इजराइल जाके क्या है धीरे से एक और कैप मार के चला आता है। तो असली मुश्किल वहां हो गई। लेकिन इस पर मैं आश्वस्त हूं, आश्वस्त मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध समाप्त है, अपनी अपनी इज्जत बचाते हुए कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है, हालांकि ये अभी दूर की कौड़ी दिख रही, लेकिन ये हो सकता है कि किसी एक न्यूट्रल पॉइंट पर, ज्यादा संभावना कतर की है, वहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सैयद अब्बास अरागची और गलीबाफ इनकी कोई बातचीत हो और वहीं पर यह समझौता तय करके ऐलान। खबर हमने कल पता नहीं बताई कि नहीं बताई, मैं दोबारा बता देता हूं कि अरागची को ईरान के विदेश मंत्री को अगले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बुलाया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बैठता है? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, चीन, फ्रांस, ये देश बैठते हैं। तो वहां चीन भी है, वहां अमेरिका भी है, बढ़िया है, वहीं जाए, वहां सारी बात हो उनकी। देखिए, मैं तो पहले दिन से ये मानता हूं, मतलब ये कोई उस तरह की कोई रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन मैं पहले दिन से मानता हूं कि अमेरिका की बातचीत तो अरागची और गलीबाफ के साथ ही हो रही है। ये सब कुछ जिसको कहते हैं कि आवरण है, पाकिस्तान में मिल रहे हैं, फलाना मिल रहे हैं, धमाका मिल रहे हैं। और ये जो कतर के आने की बात पिछले 3-4 दिन पहले ट्रंप ने जो बोली थी, इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको आप धीरे धीरे कंक्लूड करने की तरफ बढ़ाएं। यानी एक निर्णायक बातचीत हो चुकी है, कुछ कुछ जो पॉइंट थे उसको छांट दिए, दोनों तरफ से जो एक रेजिस्टेंस वाले थे उसको हटा दिए, और कहीं जाकर, और एक तरह से ये भी देखिए ना, लड़ते लड़ते युद्ध विराम करते करते अब नॉर्मल हो गया है ना। अब किसी को कहां चिंता है किसी की, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाए, मतलब लगे कि सम्मानजनक। अब क्या सम्मानजनक और क्या अपमानजनक, कोई एक निर्णय आ जाएगा, कहा जाएगा बस ठीक है। तो ये क्यों नहीं, क्या बीच में ऐसी खबरें आई थी, सुनील जी आप ही के पास आ रहा हूं, कि भाई अभी भी इसमें भी यही कहा गया है कि यूरेनियम वाली बात कर लो, और उसके बाद फिर ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कमरे में रखा सूटकेस तो है नहीं कि उठा करके दे देना है, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा कि ये सब हम बातचीत करते रहेंगे आगे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है, इसके लिए भी आगे 1-2 महीने अलग से एक ही विषय पर टॉक्स के लिए निकाल होता है ना। हाँ, इन प्रिंसिपल मान जाओ, लेकिन तो ये इन प्रिंसिपल मान जाए और कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें। भाई तुम अपनी सैन्य तैयारी करो, तुम अपने वहां पर जंगी बेड़े लगा के रखो, लेकिन जब तक तुम बात कर रहे हो तब तक के लिए तो खोल दो उसको। बिल्कुल, देखिए ट्रंप ना ईरान का युद्ध जीत सके और अपने घर में भी ट्रंप हार गए। अभी अमेरिकी सीनेट के अंदर डेमोक्रेट्स लेकर आए थे, युद्ध विराम प्रस्ताव लेकर आए थे, तो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक को यह डर लगा कि कई रिपब्लिकन सेनेटर उसका समर्थन करेंगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ने किया, बिल्कुल, वो तो वोटिंग किया। बड़ा प्रस्ताव आने वाला था कि ट्रंप बिना सदन के परमिशन के युद्ध में नहीं जा सकते, तो रिपब्लिकन ने डर के मारे उस प्रस्ताव को जून तक के लिए टाल दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वोटिंग होगी तो ट्रंप हारेंगे और ट्रंप की बहुत बड़ी राजनीतिक हार होगी। तो उनके ही देश में एक बड़ा वर्ग है जो नहीं चाहता कि ईरान के युद्ध में अब अमेरिका जाए किसी भी तरीके से। ट्रंप को यह डर सता रहा है और इसीलिए ट्रंप अब युद्ध करना नहीं चाहते। नेतन्याहू की बात अलग है, नेतन्याहू तो वहां पर निर्विवाद नेता है, उन्हें किसी से पूछना नहीं है, वो अपने मन की कर रहे हैं। और ईरान का नेतन्याहू कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के स्तर पर जाए, वो तो चाहेंगे कि भाई ईरान पूरी तरीके से खत्म हो और अमेरिका हमारा सपोर्ट करे। अब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। सर 3 पार्टियां हैं इसमें, 3 पार्टियां, अमेरिका, इजराइल और ईरान। बिल्कुल, अमेरिका और ईरान बात करना चाहते हैं, ये तो क्लियर है। क्लियर, मुझे तो ये नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर। इजराइल नहीं चाहता। नहीं, 3 ही पार्टी कैसे है? 3 पार्टी नहीं है, 4 पार्टी है। 4 पार्टी है। 4 पार्टी में जो चौथी पार्टी है वो कुछ देशों का समूह है, जिसमें सऊदी अरब है। आप उसको कैसे आप किनारे कर रहे हैं? वो पूरी तरीके से वो नहीं चाहता कि ईरान की दादागिरी इस क्षेत्र में बनी रहे। उनकी भी वही इच्छा है जो इजराइल की इच्छा है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर इसको गंभीरता से कह रहा हूं, उनकी भी वही इच्छा है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में यहां पर नहीं उभरे। तो उसकी जितनी पिटाई हो सकती है, संभव हो सके तो किया जाना चाहिए। अब नहीं हो रही है। अमेरिका यदि बैकआउट करता है तो आप बताइए कि किस अमेरिका का हौसला टूट गया, मुझे टूट गया पूरी तरीके से। अब देखिए, हौसला टूटने का मतलब आप घुटने टेक दिए अमेरिका ने। हौसला टूटने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? कि आपकी जो खाड़ी के देशों पर पकड़ थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो कम होगी। आपका जो दबदबा वहां पर पड़ा हुआ था वो आपका खत्म होगा। और जब धीरे धीरे टूटता है, ये वर्चस्व की बात है खाड़ी देशों में, उसकी एंट्री कौन करेगा? चाइना एंट्री करेगा, सऊदी अरब के साथ और अब वहां इन्फ्लुएंस चीन का बढ़ेगा। आप देखिए, आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ेगा?
पाकिस्तान जो है वो निगोशिएट करेगा उनके बदले। अरे एक पाकिस्तान पर एक बयान है, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है वो मैसेंजर मीडिएटर जो भी कही आ रहा हूं सर, एक मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं इनके, उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को लेकर के कुछ टिप्पणी की है, वो सुनते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे है कि ये एक राउंड फिर होने जा रहा है, अनलेस मोहसिन नकवी की तरफ से कोई बयान आता है, और अगर कोई बयान आता है तो फिर जाहिर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पास Well, I don't want to get ahead of it. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand. I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure. But I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. I'm not going to elaborate on what those are, but everybody knows what those are. But his preference is always a deal. His preference is always an agreement. His preference is always diplomacy. So let's see if we can get there. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days. अब क्या मतलब निकालें इस बात का? अब वो कह रहे हैं हमारी प्राथमिकता है कि बातचीत से हल हो जाए मामला, लेकिन हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है। ये बात तो खैर ये 3 महीने से कह रहे हैं। इस मुकाम पे आके इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, पाकिस्तानी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, सर उन्होंने कहा। मार्को रूबियो जो कह रहे हैं वो तो एक सामान्य बातचीत है, जो आप जिसको कहते हैं ना कि सवाल पूछ लिया गया है तो उसका कुछ जवाब देना ही होगा। लेकिन इसको हम यूं भी न देखें कि ट्रंप खत्म हो गए, अमेरिका खत्म हो गया, वहां से हार के लौटा है, ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए। और ये ठीक बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि अगर अमेरिका कमजोर होगा तो चीन मजबूत होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई फोर्स वहां रहे ही नहीं, ये तो कोई न कोई 2 में से एक फोर्स तो रहेगी। अमेरिका अभी भी मजबूत है। अमेरिका उस दिन माना जाएगा कमजोर हो गया जब ये जो सऊदी और ये सारी कंट्री जो है ना, ये सब कहें कि नहीं अब हम अमेरिका की बेस हटा रहे हैं। उस दिन तक मैं मान ही नहीं सकता, या दुनिया को ये दिखेगा कि किसका कब्जा है। फिर हम ये कहते हैं कि अमेरिका टूट गया शब्द की बजाय ये कहें कि अमेरिका नहीं, हौसला नहीं टूटा है भाई उसका। अगर उसका हौसला टूटा होता तो ईरान भी कहता कि ठीक है हम नहीं मानेंगे। आप इसको दोनों तरफ से देखिए, वो बुरी तरह से पिटा हुआ बर्बाद हो चुका मुल्क है। हां, बस एक चीज वो कह रहा है चाहे बदन पे कपड़े न रह जाएं लेकिन हम मानेंगे नहीं, और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो नहीं मानने की स्थिति में है। उसके यहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। उसने एक जो रास्ता है उसको वेपनाइज कर दिया, हथियार बना दिया। तो हम ये कहें कि दोनों को अपनी अपनी लिमिट पता चल चुकी है, और इसलिए दोनों चाह रहे हैं कोई एक बीच का रास्ता निकले। अमेरिका टूट गया है या अमेरिका 42 हवाई जहाज उसके खत्म हुए हैं, और 2.6 बिलियन का इक्विपमेंट बर्बाद हुआ है। हाँ, ये जाहिर है, ऐसी लड़ाइयों में ये तो होता ही है। मतलब मैं तो कह रहा हूं, ये हमारे नेता विपक्षी ऐसे सोच सकते हैं कि आप लड़ाई हो कुछ ना हो, वरना तो दुनिया में हर कोई जानता है ना, कोई भी लड़ाई हो वो उसमें नुकसान होता है। और अगर उसका दूसरा पहलू हम देखेंगे तो क्या हुआ ईरान का, उसका आप लिस्ट अगर बनाएंगे तो 2-3 शो करना पड़ेगा। अब वो एक सऊदी अरब वाली खबर है, वो दे दीजिए पहले। मैं आपसे कह रहा था कि अगले कुछ दिन तो कुछ शांति रहने वाली है। उसकी एक वजह है क्योंकि हज का सीजन शुरू हो गया है। अब इन दिनों जो है वो हज की यात्राएं होती हैं, वो होगा आपके पास लिंक होगा वो। तो उसमें क्या है कि 25 तारीख से शुरू होकर के वो 30 तारीख तक 5-6 दिन जो हैं वो हज की यात्राएं की जाती हैं। दिखा दें आगे। तो उसमें चूंकि बहुत सारे दुनिया के लोग वहां पर आएंगे हज यात्रा करने के लिए, उसको देखते हुए मुस्लिम देशों ने आग्रह किया है ट्रंप से कि इस वक्त तो आप कम से कम ईरान पर कोई हमला ना करें, इस वक्त आप शांति रखिए। और इसमें भी खासतौर पर सऊदी और यूएई का कहना था कि ईरान पर अमेरिका अगर हमला करता है तो इसके जवाब में जो वो पहले करता आया है वो सऊदी अरब पर, रियाद में और अबू धाबी पर मिसाइलें गिराएगा। ऐसा होगा तो बहुत अफरा तफरी मचेगी और हज यात्रा पर आए लाखों लोग जो हैं वो इसका शिकार बन सकते हैं। इससे दुनिया भर में बहुत नाराजगी पैदा होगी। और इसके बाद उन्होंने शायद अभी फिलहाल फौरी तौर पर हमला टालने का ऐलान, अभी फैसला जो है कर लिया है। और रमज़ान के दौरान ही ईरान पर हमला किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हज खत्म होने से पहले शायद समझौता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमला तो वो शायद ना करे। बात रह गई पाकिस्तान की,
तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, ये ईरान के खूब चक्कर लगा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान की मीडिया में क्या कहा जा रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं, इनका क्या ब्रीफ है, ये अमेरिका से क्या बात करते हैं, ईरान को क्या बताते हैं, सुनते हैं। नजम सेठी को चलाते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे है कि ये एक राउंड फिर होने जा रहा है, अनलेस मोहसिन नकवी की तरफ से कोई बयान आता है, और अगर कोई बयान आता है तो फिर जाहिर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पास और कुछ चारा नहीं है। अगर बयान आता है कि जी कुछ मुज़ाकरात फिर से होंगे, इसका ये मतलब है कि नकवी साहब ने ईरान को कन्विंस कर लिया है और फिर उसके बाद अमेरिका को कन्विंस किया है। दोनों को करना पड़ेगा, दोनों ने अपने मैक्सिमम डिमांड्स रखे हुए। तो अब मुश्किल लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक दफा फिर बातचीत शुरू हो भी जाती है, एक राउंड फिर हो भी जाता है, तो उसके बाद फिर एक जंग फिर से होनी है। तो ये कह रहे हैं एक राउंड अभी और होगा। अरे सर, मुझे हैरानी है कि वार्ताकार ऐसे बदल जाते हैं क्या? आसिम मुनीर, इनका फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों लीड कर रहे थे, इशाक डार, अब अचानक से मोहसिन नकवी की एंट्री होगी, वो अब ईरान को जाके बता रहे हैं कि क्या बात करनी है। नहीं, बात एक्चुअली वो मीडिएटर नहीं है ना, वो मैसेंजर है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैसेंजर है, तो मैसेंजर तो कोई भी हो सकता है ना, पर्ची पहुंचानी तो कोई भी पहुंचा सकती है, उसको उस तरह से मत लीजिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने आप को एक अहम भूमिका में समझ रहा है कि कम से कम इस पर कुछ तो ऐसी बात हुई है कि जहां हम खड़े हुए हैं, और वो दोनों तरफ की पर्चियां इधर से उधर ले जाने में काम कर रहा है। लेकिन कतर की भूमिका महत्वपूर्ण है, और कतर कैसे इस नेगोशिएशन को कहां तक पहुंचा सकता है। मुझे बार बार आपने भी बहुत जिक्र किया नेतन्याहू साहब का, इजराइल का जी। अब ये जो स्थिति जहां आ गई ना, वहां इजराइल कोई भूमिका में नहीं है मेरे हिसाब से। इजराइल किसी भूमिका में नहीं है? हाँ, मतलब जो भी तय होगा वो इसको इजराइल को ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि मैं जो चाहूं नेतन्याहू से करवा सकता हूं। नहीं करवा सकता हूं, जरूरत ही मुझे नहीं लग रहा कि अब वो इस युद्ध की जो स्थितियां जहां पर पहुंच गए हैं, जब खत्म हो गया या चालू है या समझौता जो होना, उसमें इजराइल की भूमिका कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर मैं नहीं देख रहा। अब जो तय करना है वो अमेरिका, एक राउंड और होगा जैसा वो नजम सेठी कह रहे थे। खैर राउंड तो चलते रहते, बातचीत के राउंड तो एक राउंड होगा, अंतिम राउंड के बाद भी एक राउंड और हो जाता है। देखिए, ईरान को लेकर के, ईरान के साथ संबंधों को लेकर के अब पाकिस्तान बहुत गंभीर है, और उसको लग रहा है कि ये सही मौका है जब अरब कंट्री के अंदर और खासकर ईरान के संबंधों को लेकर हम एक मजबूत भूमिका लेकर के आएंगे, और इससे उसका फायदा होगा। तब भारत के खिलाफ जो है वो ज्यादा ताकतवर होकर के वो उभरेगा। ठीक है सर। तो आने वाले दिनों में उसको लगता है कि यदि हम समझौता कराने में सफल हो जाते हैं तो सऊदी अरब के साथ साथ हमको ईरान से भी पूंजी और इन्वेस्टमेंट आ। एक खबर पीतमपुरा दिल्ली से आ रही है, जहां पर एक मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने आज खूब हंगामा किया है। बड़ी तादाद में लोगों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मामला है डीडीए की एक जमीन का, और आरोप है कि डीडीए की जमीन पर मदरसा बनाया गया है, और फिर यहां विधायक पहुंचे और इसके बाद कुछ दीवार गिराई गई है वहां पर। आज चूंकि जुम्मे का दिन है तो बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे भी हुए थे। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे, कि ये सरकारी जमीन है। एक बार पहले आप तस्वीरें देखिए जरा, क्या हंगामा हो रहा है वहां पर। जैसा मैंने आपको बताया, ये कहा जा रहा है कि ये डीडीए की जमीन है, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसकी जमीन के ऊपर ये मस्जिद मदरसा बना हुआ है। और स्थानीय विधायक हैं करनैल सिंह, महाराज जी भी वो खुद मौके पर हैं। हमारे सहयोगी शोएब रजा वहां स्पॉट पर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है और समझ में आएगा आपको पूरा मामला क्या है, सुनते हैं। मैं जिस जमीन पर हूं इसको लेकर विवाद है, और देखिए ये अंदर यहाँ पर पुलिस भी है, अंदर लोग हैं, और ये मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हुए हैं आज जुमे की। और बाहर यहाँ जो विधायक है और जो दो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ अवैध तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तमाम बातें। और जो गिराया गया है, जिसके बारे में विधायक कह रहे हैं कि हमने इसको गिरा दिया, यहाँ पर कुछ दीवारें खड़ी थी जिसको लेकर विधायक कह रहे हैं कि ये मदरसा बनाया जा रहा था, इन दीवारों को आज गिरा दिया गया विधायक और उनके समर्थकों द्वारा।
और ये कहा जा रहा है कि यहाँ मदरसा बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा। तो ये जमीन है, बहुत बड़ा ये मैदान है पूरा, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये जमीन डीडीए की है और पूरी तरीके से इस वक्त यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दीवारें थी जिसको गिराया गया है विधायक द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़ी जो तादाद है वो भी नजर आ रही है, चाहे अंदर मस्जिद में, चूंकि जुमे की नमाज का समय हो गया है तो अंदर नमाजी है और बाहर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। वहां सामने आपको मंदिर भी नजर आएगा, कुछ ही दूरी पर मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मंदिर है। तो दोनों ही धर्मों की जो धर्मस्थल है वो यहाँ पर मौजूद है। विधायक कह रहे हैं कि मस्जिद इलीगल है और मंदिर लीगल है और कोर्ट का आदेश है, ऐसा विधायक की तरफ से कहा जा रहा है। अभी यहाँ पर इसी तरह से हंगामा जारी है और लोग यहाँ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये उनकी रिपोर्ट से समझ में आया कि कुछ काम चल रहा है, अभी मदरसा बनाया जा रहा है ऐसा आरोप है और वो स्ट्रक्चर खड़ा करने की तैयारी होगी, कुछ दीवार बन रही होगी, वो दीवार समर्थकों ने गिरा दी है। अब शकूर बस्ती एरिया से दिल्ली के जो बीजेपी के विधायक हैं करनैल सिंह, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और इन्होंने कहा कि ये मस्जिद यहाँ बनाई जा रही है गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। विधायक जी, क्या मसला था यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या स्ट्रक्चर तोड़ा है आपने? ये अनलीगल मदरसा बन रहा था। पहले मुझे 3 महीने पहले मैं आया तो इसका काम रुकवा के गया था। फिर जैसे कि मैं किसी मेरे पार्टी के काम से बंगाल में रहा 3-4 महीने, तो इन्होंने 2 फुट से अभी देख रहे थे 10 फुट तक दीवार ले गए। सब मस्जिद वाले इसमें सम्मिलित होते हैं और इस धीरे धीरे इसको मदरसा, अभी कल मुझे पता चला कि पहली क्लास अक्टूबर के महीने में यहाँ लगने वाली है, तो इसलिए मैंने इसको मदरसे के ढांचे को गिरा दिया जो अनलीगल है। आपने खुद गिराया है? हाँ, मैंने खुद गिराया है। जो अनलीगल है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का पूरी कानून का पालना करता हूँ। ये जो मस्जिद आप अपने सामने देख रहे हैं ये भी अनलीगल है, इनको कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ये फिर भी मान नहीं रहे हैं। इनसे मैं 2 बार निवेदन कर चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हजारों का ऑर्डर, क्या ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर आप देख लीजिए, हम आपको भेज देंगे। हाँ, ये इनको हम 2-3 बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज सभी सनातनी लोग यहाँ आए हैं, सभी RWA के लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब विधायक जी जो है करनैल सिंह जी, वो कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है, इलीगल तरीके से मस्जिद बनी है और इलीगल तरीके से मदरसा बनाया जा रहा था। मस्जिद क्या है वो आपको दिख रहा होगा, एक टिन का ऊपर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, सामने उसके गेट बना दिया गया, इसी के अंदर लोग जा रहे हैं और जाके नमाज पढ़ रहे हैं और इसी के ठीक सामने जो खाली जमीन है उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि वहां मदरसा बनाने के लिए दीवारें खड़ी की जा रही थी। विधायक जी कह रहे हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कुछ वहां कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और मस्जिद अवैध है। उनका कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर है और यहां नमाज इसलिए हो नहीं सकती, मैं नमाज नहीं होने दूंगा और मैंने जाकर के वो दीवार तोड़ दी जो खड़ी की जा रही थी। इसमें पहला बुनियादी सवाल ये उठता है, अगर ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो फिर पुलिस कहां है? पुलिस कहां है? और ये अगर ये भी तो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया ही गया है ना, अगर ये खड़ा किया गया तो इसको गिराया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पर है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेगी, कमिश्नर देखेगा, लोगों को देखना है ना उसको। हाँ, नहीं, मैं कोई भी एजेंसी हो वो पुलिस के साथ यहाँ आए और ये सारा तामझाम हटा दे। विधायक साहब तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट का आदेश नहीं सुन रही। भाई, नगर निगम आपके पास, स्टेट सरकार आपके पास, सेंटर आपके पास, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद विधायक जी कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है। डीडीए की इतनी जमीन है, वहां पर आप उसकी मार्किंग कराइए, बोर्ड लगाइए, वहां गार्ड बिठाइए। पूरी दिल्ली में जमीनों पे कब्जे तमाम तरीके से हो रहे लगातार। विधायक साहब जा रहे हैं, आ गई वो जो मदरसे की दीवार थी उस दीवार को गिराने की, और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये दीवार मैंने गिराई है, मेरे ही समर्थकों ने गिराई है। बीजेपी के जो एमएलए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, वो दिख ही रहा है। इसमें अगर ऑडियो भी है तो सुनाइएगा। ये दिल्ली के पीतमपुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक अवैध मदरसे की दीवार को गिराया है बीजेपी विधायक के समर्थकों ने। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये उनका दावा है। ये देखिए, ये दीवार गिराई जा रही है। उनका कहना है कि ये दीवार के पीछे जो जमीन है, यहां दरअसल एक मदरसा बनाया जा रहा था। जो दृश्य अभी चल रहा है ये बहुत ही खराब है। और पहली बात तो जिन्होंने दीवार बनाई वो साफ दिख रहा है कि कब्जे की नीयत से, क्योंकि कच्ची दीवार बनी है, यानी कब्जे की नीयत से ही दीवार बनाई गई।
तो वो जो लोग दीवार बनाने वाले थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सबसे पहला सवाल है। दूसरा, क्या विधायक जी जो ये अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं कि अपने समर्थकों को लेकर गए और दीवार गिरा दिया, क्या इसकी कोई भी स्थिति बननी चाहिए थी? ये टीवी पर ये विजुअल चले गए, इसको दुनिया भर में इस तरह से दिखाया जाए कि कोई बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम को अगर सुधारना भी है तो उसके लिए कानूनी तरीका है। और जो समीर जी ने कहा कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस आपके पास है, तो वो सीधे वहां शिकायत करिए। सरकार आपके पास है, जो भी हिसाब किताब यहां जो चलता हो, जैसे हम लोग तरफ चकबंदी और वो सब होता है, यहां जो रखते हो उसका नगर निगम या दूसरी तरफ, वो जाके उसको देखें, उसके नीचे वाले जाकर देखें। इस तरह से कोई भी दीवार तोड़ना ये अच्छा नहीं है। इस तरह का उन्माद दिखना बेवजह, इसका अधिकार नहीं है किसी को सर। नहीं, ये गलत तरीके। देखिए, एक तो पहले उसने गलत किया जिसने, अब उसके पास ये वीडियो दिखाकर वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करेगा। आप इसको इस तरह से देखिए। अरे दुनिया पता नहीं क्या क्या दिखा के जाने कहां जाएगा, और ये ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत गलत काम हो रहा है, वो हिंदू देश हो गया है। पहले क्लियर कर दे भाई, खाली प्लॉट पर एक दीवार खड़ी थी, वही गिराई गई है। इसीलिए मैं पहले तो ये बताया जाना चाहिए। लेकिन उसी सेंटेंस में ये भी कह दें, ये इनमें से जितने आदमी खड़े हैं, किसी को इस बात का अधिकार नहीं। इसका अधिकार उनके पास नहीं। बिल्कुल इनको इसका राइट नहीं है। आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, हो या ना हो, आपको कोई शिकायत है, दिल्ली में पुलिस है, और दिल्ली देश की राजधानी है। आप पुलिस के पास जाइए, डीडीए का मामला है, आप डीडीए के पास जाइए, आप एमसीडी के पास जाइए, जो भी कीजिए, कार्रवाई जो है वो सिस्टम से होगी। कोई आदमी जाएगा 50-100 लोग जाकर के और कहीं कोई दीवार गिरा देगा, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है, सिंपल। इसका अधिकार विधायक को बिल्कुल नहीं है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं है, ये ऐसी राजनीति है कि अरे हमको कौन पूछेगा, हमको कौन रोकेगा, ये वो है। ये इसको समझिए, ये ऐसी राजनीति है जिसका नुकसान जिस दल से वो विधायक है उन्हीं को होगा। बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझिए ना, किसको ये अच्छा लगे। जो गलती है वो तो छूट जाएगी। असली जो गलती है कि कोई आदमी कब्जा कर रहा है, डीडीए की जमीन पर है, दिल्ली सरकार की जमीन पर है, उसको जेल भेजा जाए। यहां आकर जो एजेंसीज है वो बुलडोजर लगाकर उसको तोड़ा। नहीं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो अब मुश्किल क्या है कि वो तो कहीं गिराते दीवार दिख नहीं रहे। नहीं, ये लोग तो हैं, लोग फंसेंगे दूसरे लोग जो उन्माद थोड़ा लेकर के गए हुए हैं सब। वो खड़े और वो खुद ही कह रहे हैं मैंने गिराई है, और वो क्लेम कर रहे हैं मेरे लोगों ने गिराई है। भाई नहीं, उसमें तो मान लीजिए कार्रवाई में वही कह रहा हूं कि असली मसला तो ये कि जो मूल गलती किया उस पर कहां चर्चा होगी। सौरभ, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो असली कल्प्रिट तो है वो है जिसने कब्जा किया। दूसरी बात, इस देश की राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी आकर के रहे, उन्होंने जगह कब्जा किया, वहाँ पर 3 मंजिले घर बना करके खड़े हो गए। ये क्या आपको लगता है कि पुलिस के पास कंप्लेन नहीं गया था? तो पुलिस करेगी ना कुछ। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, पूरी तरीके से सुनिए। पुलिस ने कान पर, जिसे कान में रुई ठूस करके बैठ जाना होता है ना, रान में रुई ठूस करके बैठ गए। क्या दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो घुसपैठिए जमीन कब्जा करके अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को मालूम नहीं है? हमने तो अपनी आंखों के सामने, अपने घर के ठीक सामने जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि वहां का पूरा कब्जा किए हुए। तो जाकर के हमने पुलिस पर दबाव बनाया, पुलिस पर नहीं, बहुत दबाव बनाने के बाद भी पुलिस एक्टिंग नहीं है, तब जाकर के समाज को खड़ा किया। सुन ले मेरी बात, आप बहुत दूर चले गए। सुनिए मेरी बात, आप गलत को डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे पूरी बात बोल लेने दीजिए। सोशल ऑडिट नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? समाज ने उसको देखा कि ये गलत अतिक्रमण हो रहा है। अब ये ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्साह में आकर के उन्होंने तोड़ दिया वहां पर जाकर के, लेकिन जो वहां पर कब्जा करने के लिए जो हजारों की संख्या में जाकर के वहां बैठ जाते थे, उनको ये पता नहीं था। गिरफ्तार कराना होगा ना सर। आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी जगह पर सरकार बदलने का मतलब क्या हुआ? आप 1000 जगह ऐसी पड़ी हुई हैं सर, जितनी जगह पड़ी हुई, दो चीजें करेंगे आप। मैं कह रहा हूं करेंगे आप। मैं कहता रहा हूं 2 चीजें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, करेंगे आप? कितनी जगह आप पुलिस की फाइल बढ़ाएंगे? जितनी बिना पुलिस की फाइल बढ़ाए कोई काम नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर है, आधी दिल्ली खाली हो जाएगी सर। तो कराना, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, लॉ एंड किसकी हिम्मत है जो करा लेगा? अरे सर, सिंपल सी एक बात है, आप थोड़ी नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। बहुत दूर चले गए, क्योंकि आप नहीं सर, विचार से आप एक मिनट जरूरी है सर। ये बताइए, तब तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या आप मतलब? कह रहे हैं सरकार बने, पुलिस हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी अगर लोगों को जाके गिराना पड़े अवैध अतिक्रमण, और कोई वहां मदरसा बना ले रहा है, अवैध कब्जा कर ले रहा है जमीन पर, तो किसका दोष है? पूर्वी दिल्ली में जितने सब सारे कब्जे हुए,
उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर को पता नहीं था? सर, मैं देख नहीं रहे थे वो क्या? मतलब ये कि वो सरकारें सब फिजूल चीजें हो है, रही। दिल्ली में भाजपा की सरकार भी फिजूल है, जनता को ही फैसला करना है। भाई ये जनता का फैसला, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे अगर ये इनको आप क्रिमिनल नहीं, इनको आप क्रिमिनल की कैटेगरी में मत डालिए। और क्या है ये? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने आप में अपराध होता है। सुन तो लीजिए, ये कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? सुन तो लीजिए, अवैध यदि कोई चीजें आती हुई है, नहीं, कौन सा ये मेरा मकान, मुझे कौन सा कानून को ये तोड़ रहे हैं? मैं बता रहा हूं, मेरा मकान, मैंने अपने मकान का गेट रोड तक बना दिया, समझे? और उसके बाद वो गिराने का, वो एमसीडी ने कहा कि नगर पालिका ने कहा ये गलत है, हम हटाएंगे इसको। उससे पहले आप आ जाए फावड़ा लेके, आपको राइट है करने का? आपको राइट था वहां पर करने का? मेरे ऊपर कार्रवाई नगर पालिका करेगी ना भाई, नगर पालिका करेगी जो करेगी। नगर पालिका करेगी, लेकिन आप अतिक्रमण किसका कर रहे हैं? अरे भाई, तो आप जा करके फिर तो सुन लीजिए, कोई मोहल्ले का बनाना रिपब्लिक नहीं होगा। ये ये सेंसिटिवाइजेशन है समाज का। नहीं सर, ये है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, बिल्कुल है। लंदन के सेंट्रल ये प्लेस पर मॉस्क बनाया जाए, वहां के सारे लोग आकर के उतर गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है। बोला होगा डॉक्यूमेंट, हम नहीं बनाने देंगे। सर, आप तो भीड़ तंत्र की बात कर रहे हैं। हम भीड़ तंत्र की बात फिर नहीं करें। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जाकर के भीड़ करके यही काम करते फिर रहे हैं? हर जगह वो यही काम करते जा रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल जगह पर बना करके ये किए हुए कब्जा कर रहा था, इसलिए वहां पर गए हैं। पहली बात यह कि हम में से कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको क्रिमिनल कहा जाए जो लोग एक दीवार गिरा रहे हैं, लेकिन काम तो गलत कर रहे हैं। गलत अगर था, किसी ने दीवार की थी, तो ये सारे लोग जाते वहां धरने पर बैठ जाते। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि अयोध्या में जो मस्जिद गिरा दी गई थी वो इलीगल काम किया गया था? एक मिनट सर, कहेंगे आप मुझे बताइए, वहां जाकर आप कहेंगे कि अयोध्या के अंदर जो मॉस्क गिरा दिया गया था वो इलीगल काम था? सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको समझिए, ये तब भी वो जो होना था, मैं तो ये कहता हूं कि उसको भी सरकार को करना चाहिए था। उसको भी, कोई भी अगर गलत काम है तो उसको सही करने का लोकतंत्र में, संविधान के दायरे में, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होगा। हम आप चले जाएं सब लड़ने के लिए, भारतीय न्याय संहिता में होती ना तो राम मंदिर यहाँ बन नहीं पाता आज तक। सर, लेकिन बनाना नहीं बन पाता। अच्छा, अगली खबर, न्यायिक संहिता के आधार पर नहीं बना है वहां पर। आप बहुत गलत, नहीं बनता वहां पर। सुनिए सर, है देश कानून से ही चल रहा है सर। ऐसा नहीं है कि हर सारी व्यवस्थाएं घर बैठ गई हैं, सरकारें, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं देश के अंदर। ऐसा होता तो फिर मैं और आप दिल्ली में रह नहीं पाते। धार वाली खबर, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको? धार वाली खबर, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि भोजशाला मंदिर है। आज की तस्वीर आप देख लीजिए, आज फ्राइडे है, आज के दिन वहां सामूहिक नमाज होती थी, आज हो रही है, आज ये हो रहा है वहां पर। 1 बजे से 3 बजे तक वहां हवन भी होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं 721 साल में पहला मौका है जब वहां पर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी गई, मतलब जब से भी उस जगह पर कैप्चर, उसको कब से इस्लामी आक्रांताओं ने, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और वहां पर कांग्रेस की सरकार होती, तब आपको पता लगता कि आपको दिखाई देता। मेरी बात तो पूरी हो जाए सर। दिल्ली में तो तीनों है मुस्लिम समाज। सर, मैं दिल्ली से आगे बढ़ रहा हूं। मुस्लिम समाज ने यह कहा भी, कि चुनौती भी दी कि हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ पा रहा है कोई? वहां हवन हो रहा है इस वक्त, ये नमाज का ही टाइम है, 1 बजे नमाज होती है ना, 1 से 3 बजे तक नमाज होती है, 1 से 3 बजे तक वहां पूजा हुई है। और जिस दिन से हाई कोर्ट का दौर आया, रोज पूजा हो रही है वहां पर। ये प्रशासन ने सुनिश्चित किया ना सर, करा ना प्रशासन ने। वहां पर पुलिस बिल पुला वहां पे खड़ा हुआ है, उनको बुला के बताया मुस्लिम कम्युनिटी को कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वहां पर कोई भी अनैतिक काम वो कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज के लोग हाथ में काली पट्टी वट्टी बांध कर आया नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है ना? काली पट्टी का पूरा काला कुर्ता पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके ऊपर, आप वहां जाके नहीं गए, कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन अदालत ने जो व्यवस्था दी, लोग मान रहे हैं उसको। नहीं, मान लो ये नहीं टूट रहा था तो वो लोग वहां धरना दे देते कि पुलिस क्यों नहीं आ रही है इसको तोड़ने के लिए, या ये विरोध किया जा सकता है ना। और एक रिपोर्टर सर हमारे सहयोगी अनुराग उपाध्याय की, वहीं से स्पॉट से, वो देख लेते हैं। विरोध स्वरूप जो हमने मुस्लिम बस्तियों में मुस्लिम दुकानदारों से, मुस्लिम कारोबारियों से जो अपील की थी, उसका खासा असर ये देखने को मिला कि सब ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, दुकानें बंद रखी, अपने कारोबार बंद रखे, और अपने अपनी मोहल्लों की मस्जिदों में जहां जुम्मे की नमाज अदा होती थी वहां जुम्मे की नमाज अदा की है, और जहां हमें अधिकार नहीं है जुम्मे की नमाज अदा करने का, वहां हमने हमारे घरों पर, हमारी छतों पर, हमारे आंगनों में, जो हमारा निजी स्थान है, वहां पर हमने 2 रकात नमाज शुक्राने की
अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद मौला कमाल मस्जिद के लिए अदा की है और ये दुआ की है साथ साथ कि फिर से वहाँ अजानें गूंजे, फिर से नमाज अदा हो और मुसलमानों की जो अनदेखी की जा रही है, जो एक धर्म को दबाया जा रहा है, जो मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, वो हमने कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी जरूर देगा इंशाल्लाह। भाई साहब ने कहा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने लेकिन प्रोटेस्ट में जहां हमें अधिकार नहीं था वहां हम नहीं गए, सीधे कह रहे हैं हमने कोई जिद नहीं की कि हम भूतशाला में नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, सारे लोग घर बैठ गए। उन्होंने कहा हमने दुआ में ये कहा कि वहां मस्जिद बने, करो दुआ, ठीक है, करिए, आपको पूरी छूट है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, जाओ सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन आज उनको ऑर्डर था कि वहां नमाज नहीं हो सकती तो नहीं बात है। संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यही व्यवहार होना चाहिए। कई बार ये व्यवहार नहीं होता है। ये अच्छा है कि धार के वो जो भी मुसलमान सज्जन थे वो कह रहे हैं कि भाई हम मानेंगे, हम विरोध कर रहे हैं। ये हो सकता है, हम विरोध तो किसी भी चीज का कर सकते हैं। भारत में तो मान लीजिए कोई सरकार कोई निर्णय लेती है, उसका विरोध करे, लेकिन उसके खिलाफ अराजकता हो जाए, उसके खिलाफ गुंडागर्दी हो जाए, उसके खिलाफ लोग खुद कानून हाथ में ले ले, ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर सचमुच संविधान, लोकतंत्र और देश का कोई मतलब नहीं रह जाए। पहली बात तो ये मैं इसे बिल्कुल ट्रिपल इंजन सरकार के बाद भी लोगों को तोड़नी है। गुंडागर्दी तो ये बिल्कुल नहीं है, इसे गुंडागर्दी तो इसे मत संबोधित कीजिए। बेशक उन्होंने जो है अवैध चीजों निर्माण था उसको अपने हाथ में न लेकर के उनको आगे बढ़ते और धार की बात करते हैं। मैं तो अभी काशी से होकर के आया हूं, मुझे तो साफ दिख रहा है कि वहां पर मंदिर है और 20 फीट अंदर तक है, उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई है जहां भगवान शिवलिंग का है, वो भी मामला चल रहा है, व्यासपीठ है, कोर्ट पे चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है सर? तो ये पिटीशन कोई डाले, पिटीशन डाला हुआ है ना सर, कैसे उसके बाद उस पिटीशन के साथ आप कह रहे हैं वहां भी वही हो जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं समाज को सेंसिटिव होगा और समाज आंदोलित हुआ तभी अयोध्या हुआ, समाज आंदोलित हुआ तभी काशी हुआ। इसमें धार में ये दिन दिखेगा, आपने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। और जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है उसके बाद से जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर ये व्यवस्था सुनिश्चित की कि भैया शुक्रवार के दिन वहां पूजा अर्चना प्रॉपर हो, और मुस्लिम समाज को बुला के भाई पुलिस जिला कलेक्टर ने बता दिया, एसपी ने बता दिया, डीजीपी ने बात कर ली कि अब कोर्ट का ऑर्डर हो गया भी किया गया, वहां बिल्कुल सारा सबको समझा दिया गया कि कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, ऑर्डर नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट का आप इंतजार कीजिए, जो कोर्ट का ऑर्डर हो गया उसको माना जाएगा। उसके बाद देखिए मुस्लिम समाज काली पट्टी बांध के गए, वो कह रहे कि आज हमारे घर में शाम को भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, आप अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कानून का फैसला होगा, जो कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, सरकार वो मानेगी। और सरकार ने वो सुनिश्चित किया कि उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई वहां पर अनैतिक या आपराधिक वृत्ति में आप कोई समुदाय न करे, और आज वहां पे शांति से सब हो रहा है। ये मोहन यादव सरकार ने इसको बेहतर हैंडल किया, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हैंडल किया। आशंका थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। नहीं, सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए, सब जिसको समझाना है उनको समझाएं, जिस तरह से समझाना, दोनों तरीके की बात होती है। विरोध करने वाले लोग विरोध भी करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में वो लोग विरोध प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं वहां पर कि भाई पुलिस आए, डीडी आए, जो भी आए वो इसको देखे कि कैसे ठीक करना है इसको। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं सुन रही। वो तो सरकार नहीं कह रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। वो 4 लुच्चे लफंगे इकट्ठे करके असामाजिक तत्व लेकर आ जाते हो और आप दीवार गिराते हो। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हो कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही हो, कार्यकर्ता को कर रहे हो। नहीं, आप गलत शब्द मैसेज जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समीर जी आप गलत शब्द बार-बार कहते हैं कि भाई वो लुच्चे लफंगे नहीं है। इनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शब्दों का इस्तेमाल जो बाबरी मस्जिद तोड़ने गए थे वो सारे स्वयंसेवक लुच्चे लफंगे थे आपकी नजर में? नहीं, वो लुच्चे लफंगे थे क्या आपकी नजर में? जो कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए, वो लुच्चे लफंगे नहीं है सर, वो लुच्चे लफंगे नहीं है। आप अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए। जो वो कर रहे हैं कायदे से बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात के लिए कि कायदे से उनको नगर निगम के पास जाना चाहिए था, पुलिस के पास जानी चाहिए थी, नहीं, लेकिन आप उनको लुच्चा लफंगा मत बोलिए। चलिए नहीं बोलते, ये तो मानिए कि नहीं करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं सामाजिक अवेयरनेस भी कुछ होता है। यदि पुलिस के सामाजिक अवेयरनेस को नहीं बिल्कुल ठीक किया है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक किया है। 30 सेकंड सामाजिक अवेयरनेस थी सर। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के स्थान पर, बन गया मंदिर पर बाबरी बनी,
गलत तरीके से बनी, हमने आंदोलन किया, उसमें वो ढांचा भी ढहा, वो सब कुछ न्यायालय से मान गए, लेकिन ये अवैध वो कब्जा, मान गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अवैध कब्जा, ये अवैध सर, देखिए, कब्जा, अच्छा एक ब्रेक का समय आज के समय में भी हम अगर यही करें तो लोगों ने सरकार का अरे भाई, समाज आगे बढ़ करके उसको हटा दिया। सर आपको सर, लाखों समाज आप आगे लूटे बढ़ लफंगे समय कहेंगे क्या? आप भी शांत हो जाइए, समय नहीं है सर, आपको लाखों करोड़ों लोग इस प्रोग्राम में सुनते हैं। मैं कह रहा हूं कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए, कोई भी अनलॉफुल एक्शन है उसका उसकी निंदा होनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि लूचे लफंगे आप लोग मत बोलिए, लेकिन बोलिए कि गलत किया, मैं ये नहीं बोलूंगा। इच्छा दीवार गिराना मैं ये नहीं बोलूंगा, हम कल फिर प्रयास बिल्कुल करेंगे। नहीं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, समीर जी, लेकिन है तो गलत ही। बहुत धन्यवाद।